सीन स्टार्ट होता है वेस्टर्न डेजर्ट से। वेस्टर्न डेजर्ट जो वीराना था, अनजानों खतरों और जालों का ठिकाना था। उसी वेस्टर्न डेजर्ट में अब जियू और उसके बीस्ट आ गए थे एक्सपीरियंस पाने के लिए, न्यू एलाइज पाने के लिए, और तो और फायर स्पिरिचुअल स्टोन्स को माइन करने के लिए वहां आए थे। जियू उस एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी की बातों को भूला नहीं था। उसके वार्निंग की वजह से ही जियू को जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्गर बनना था, इस दुनिया के पीक पे पहुंचना था, और ये वेस्टर्न डेजर्ट उसमें काफी हेल्प करने वाला था। डेजर्ट में जियू पहुंचा ही था कि वो अपना पहला शिकार करता है। पैंडा को बचा के एक डेजर्ट लिजर्ड को मार के जियू को 50,000 से ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलता है, और वो हंट वहीं पे नहीं रुकता। जियू तो डेजर्ट के कई सारे बीस्ट को हंट करने लगता है, उनको मार के धीरे धीरे इवोल्यूशन पॉइंट्स गेन करने लगता है। ऐसे ही हंट के दौरान वो कुछ आंट लायंस का भी शिकार करता है, जो कि कुछ आर्टिक स्नो बेयर को खाना चाहते थे, अपने जाल में उनको फंसा चुके थे। वहाँ तो उसे कुछ वाइल्ड कैमल्स भी दिखते हैं, जिन्हें मार के उसे अच्छा खासा इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते जाते हैं। अब तो उसके पास 4,20,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स हो चुके थे, पर जियू क्या उतने में रुकने वाला था? बिल्कुल नहीं। जियू अपना हंट ऐसे ही जारी रखता है, स्पिरिचुअल स्टोन माइन की ओर ऐसे ही बढ़ता जाता है। ऐसे ही एक्सप्लोरेशन करते करते उसे कुछ अनोखा मिल जाता है, एक न्यू इंसेक्ट बीस्ट मिल जाता है। वैसे तो वो बीस्ट बस एक लेवल 6 का म्यूटेंट ब्लैक स्कॉर्पियन था, जो कि दिखने में बहुत क्यूट लग रहा था, पर वो क्यूट होने के साथ साथ एक हाईली वेनोमस आर्थ्रोपोड भी था, एक डेंजरस इंसेक्ट था, जो कि अपनी एनिमीज की लाइफ फोर्स को ही एक्सट्रैक्ट कर सकता था, उनको अपनी जहरीली स्टिंग से मार सकता था। जहाँ एक और म्यूटेंट ब्लैक स्कॉर्पियन को पाके जियू और दूसरे बीस्ट बहुत खुश हो रहे थे और ब्लैक स्कॉर्पियन के साथ खेलने लगे थे, वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में हंगामा हो रहा था। एक वाइवन सुपर ह्यूमंस को कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहा था। हाँ, पिछली बार मैं उस वाइवन को ड्रैगन बोल रहा था, क्योंकि मानवा में ऐसा ही लिखा था, पर इस बार वो लोग भी वाइवन को वाइवन ही बोल रहे हैं, शायद अपने ट्रांसलेशन में सुधार ले आए हैं। वो वाइवन इतना पावरफुल था कि उसकी एक ही अटैक से कई सारे सुपर ह्यूमंस मौत की नींद सो रहे थे। उसके फायरी अटैक्स धरती में दरार ले आ रहे थे। वैसे तो सावलिंग भी वहाँ थी, पर सुपर ह्यूमंस को बचाने के लिए एक पावरफुल कैरेक्टर वहाँ आ गई थी। वो पावरफुल कैरेक्टर सनस्टेड एम्पायर की एक नाइट थी, जो डिफेंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स रखी थी। वो तुरंत सबके डिफेंस में आ जाती है और आयरन वाल डिफेंस एक्टिवेट करके सबको अपने संरक्षण में ले आती है। उस लेडी नाइट के डिफेंस को देख सब लोग सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि जो फ्लेम्स धरती को चीर के रख रही थी, ऐसे फ्लेम्स को वो इजीली ब्लॉक कर रही थी, और तो और दूसरे सुपर ह्यूमंस को लीड भी करने लगी थी। उस लेडी नाइट के अंडर सारे सुपर ह्यूमंस एकजुट होकर उस वाइवन पे धमाकेदार हमला करने लगते हैं, चारों ओर से उस पे अटैक करने लगते हैं, और उन सब की कॉम्बाइन अटैक से एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो लोग उस वाइवन को धराशाही कर देते हैं, मार मार के उसको खून की उल्टी कराने लगते हैं। जब सब लोग सोचने लगे थे कि वो वाइवन को हरा दिए हैं, तभी अचानक उन सबको गूज़बम्प्स आने लगता है, एक टेरिफाइंग ऑरा उनको महसूस होने लगता है। जहाँ सब लोग सोच रहे थे कि वो टेरिफाइंग ऑरा उस वाइवन से आ रहा है, वहीं सावलिंग उन सबको एक बात क्लियर करती है कि वहाँ कोई और भी मौजूद है, जो कि वो टेरिफाइंग ऑरा को रिलीज कर रहा है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि सावलिंग की बातें सुन के जब सब लोग पलटते हैं तो कुछ अनजान मेहमानों को वो लोग देखते हैं। ये अनजान मेहमान कुछ पावरफुल बीस्ट थे, जो दूर से ही सब कुछ मॉनिटरिंग कर रहे थे, और वही लोग इतनी पावरफुल ऑरा को रिलीज कर रहे थे। सुपर ह्यूमंस तो ये भी सोचने लगे थे कि वो अनजान बीस्ट मिस्टी माउंटेन से हैं, पर उनकी गलत फहमियों को वाइवन ही क्लियर करता है। वाइवन बोलने लगता है कि इंसान बेवकूफ हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो लोग बीस्ट के द्वारा यूज किए जा रहे हैं। वो सारे बीस्ट वहाँ चुपचाप खड़े नहीं हैं, बल्कि सब कुछ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वही बीस्ट ही वाइवन और इंसानों के बीच लड़ाई क्रिएट किए हैं, ऐसे माहौल को क्रिएट किए हैं। वो बीस्ट इंसानों को चारा बना के वाइवन को मरवाना चाहते हैं, और इन सब के बाद वो इंसानों का काम भी तमाम कर देंगे, क्योंकि सारे सुपर ह्यूमंस तो पहले से ही थक चुके होंगे। वेवन की बातें इंसान समझे ना समझे, पर वो अनजान बीस्ट समझ जाते हैं, और इससे पहले कि वेवन और कुछ पोल खोल सके, वो बीस्ट उसे चुप कराने लगते हैं। कैसे हो नेड? तुम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो। तुम ये सब जो कर रहे हो उससे हमारे राजा बहुत गुस्सा हैं। हमारी दुनिया को छोड़ के अपने ब्रेक थ्रू के टाइम तुम्हें इंसानों की दुनिया में नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी गलतियों की वजह से हम सब एक्सपोज हो सकते हैं, इंसान हमारे बारे में जान सकते हैं, बोल के कैंगरू बीस्ट वेवन को डांटने लगता है। पर वेवन ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सारे बीस्ट इंसानों को कैसे हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि वो सब तो इंसानों से नफरत करते थे, इंसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते थे।
हमें यहाँ पे पता चलता है कि वेवन और वो दूसरे बीस्ट पहले से ही एक दूसरे को जानती थी, और तो और उनकी बीस्ट नेशन का एक किंग भी है जो सब पे रूल कर रहा है, और उसी नेशन से वो वेवन भाग आया है। हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि उस वेवन के लोकेशन के बारे में, उस वेवन की कमजोरियों के बारे में वो कैंगरू बीस्ट ही इंसानों को इन्फॉर्म किया है। वो कैंगरू बीस्ट एक तरीके का माइंड गेम खेल रहा है। जब इन सब के बारे में इंसान सुनते हैं तो कुछ सुपर ह्यूमंस उस कैंगरू बीस्ट पे टूट पड़ते हैं, पर उसके छोटे से नाखून को भी वो उखाड़ नहीं पाते हैं। मतलब वो कैंगरू बीस्ट इंसानों से अलग ही लेवल पे था। ये सब देख वेवन भी गुस्से से गुर्राने लगता है और उन अननोन बीस्ट पे टूट पड़ता है। पर वो सारे बीस्ट तो पहले से ही प्रिपेयर्ड थे। आखिरकार वेवन से लड़ने के लिए ही वो वहाँ आए थे। इसलिए जैसे ही वेवन उन पे हमला करने की कोशिश करता है, अपने बर्निंग फायर बॉल्स को एम करता है, वैसे ही एक डायनो बीस्ट उसकी गर्दन को ही पकड़ लेता है, उसको वुंडेड करके उसको ढकेल के गिराने की कोशिश करने लगता है। पर वो अकेले उस वेवन के लिए काफी नहीं था, इसीलिए तो वो डायनो बीस्ट की हेल्प करने के लिए एक हुडेड बीस्ट एनर्जी बॉल्स को वेवन पे लॉन्च करने लगा था। इन सब चीजों को अब भी वो कैंगरू बीस्ट कंट्रोल कर रहा था। लग रहा था जैसे कि हर एक चीज उसी के प्लान के हिसाब से हो रहा हो। और वो कितना पावरफुल था ये तो हमें फ्यूचर में ही पता लगने वाला था। इन सारे बीस्ट की लड़ाई में इंसान कुचले जा रहे थे, इसीलिए इंसान वहाँ से रिट्रीट करने लगते हैं, पर अपने साथ वो एक सुवेनियर लेके जाते हैं, एक प्राइज लेके जाते हैं। उस वेवन के जितने भी अंडे थे सबको अब इंसान चुरा के लेके जा रहे थे। इससे वो वेवन खुश हो रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो मरने वाला है। उसके मांस को, उसके खून को ये सारे बीस्ट कंज्यूम करने वाले हैं, और अगर उसके अंडे, उसके बच्चे इंसानों की वजह से बच पा रहे हैं, उन सब बीस्ट के पहुंच से दूर रहने वाले हैं, तो उसका सेक्रीफाइस बर्बाद नहीं होगा क्योंकि उसका खून जिंदा रहेगा। सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न डेजर्ट पे, जहाँ जीव के बीस्ट फायर स्पिरिचुअल स्टोन माइन पे पहुंच गए थे और वहाँ के बीस्ट से वो लड़ने भी लगे थे। वहाँ पे वो लोग सेकंड ट्रांसन ऑर्डर के फायर पाइथन का सामना कर रहे थे और उनको वो इजीली हरा भी रहे थे। वहाँ भी हो रहे बैटल को कोई और देख रहा था। जीव और जीव की बीस्ट के पावर लेवल को कोई कैलकुलेट कर रहा था, और ये सब और कोई नहीं बल्कि एक स्नेक मूवमेंट कर रही थी। दिखने में तो वो गॉर्गन द मेडुसा की रिश्तेदार लग रही थी। सीन स्टार्ट होता है वेस्टर्न डेजर्ट के स्पिरिचुअल स्टोन माइन से। एक ऐसा स्टोन माइन जिसकी रखवाली फायर पाइथन्स कर रहे थे, और वो कोई मामूली फायर पाइथन्स नहीं थे बल्कि सेकंड ट्रांसन ऑर्डर के फायर पाइथन्स थे। पर क्या वो जीव की बीस्ट के सामने टिक पाते? खुद जीव के सामने टिक पाते? बिल्कुल नहीं। अब जीव के बीस्ट भी सेकंड ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच चुके थे, और वहाँ वो एक दो नहीं थे बल्कि कई सारे नंबर्स में थे, और फायर पाइथन्स की नानी याद दिला रहे थे। इन सब फाइट को दूर से एक स्नेक वुमन देख रही थी, एक नागिन देख रही थी। वो स्नेक वुमन देख रही थी कि कैसे नाइन टेल फॉक्स फायर पाइथन्स को जला रही है, कैसे पैंडा और गोल्डन आंट फायर पाइथन को पंचेस पे पंचेस मार रहे हैं, और कैसे मैंटिस और डिवाइन फ्लावर फायर पाइथन्स की आंखें निकाल रहे हैं। वहाँ तो एक डीमनिक ट्री भी था जो एक ही पलों में फायर पाइथन्स को चीर फाड़ के रख रहा था। बैटल तो एक तरफा ही लग रहा था, जहाँ डीमनिक ट्री और उसके बीस्ट ही अपर हैंड पा रहे थे और फायर पाइथन्स को बेदर्दी से मार रहे थे। ऐसे सीन को अपने सामने देख स्नेक वुमन कैसे ना डर जाए, और वो डरती भी है और डर के मारे वहाँ से चुपके से जाने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ जीव फायर पाइथन्स को मारे जा रहा था, उनको मार मार के एक्सपीरियंस पॉइंट्स गैदर कर रहा था। फायर पाइथन्स को मार के जीव को 1,80,000 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल गए थे, और तो और उस पे 50,000 स्पिरिचुअल एनर्जी भी मिल गए थे। जहाँ जीव की ऐसे स्ट्रेंथ देख, उसके पावर लेवल को देख, कुछ समझदार फायर पाइथन्स उसके सामने झुक गए थे, उसके आर्मी में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे। वही जीव को कुछ महसूस होता है, उसे लगता है कि कोई पावरफुल क्रिएचर उस पे नजर गड़ाई हुई है, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे दूर जा रही है। और जैसे ही जीव उस डायरेक्शन में अपना नजर घुमाता है, वो एक आधी इंसान और आधी सांप को पाता है जो उससे दूर भाग रही थी। शायद जीव से वो घबरा रही थी। वो स्नेक वुमन भागने की कोशिश तो की थी पर भाग नहीं पाई थी, क्योंकि चंद पलों में ही जीव और उसके बीस्ट उस स्नेक वुमन को घेर लिए थे। उसे तो वो लोग बेइज्जत भी करने लगे थे। जहाँ जीव उसे लेडी बॉय बोल के बुला रहा था, उसके जेंडर पे सवाल उठाने लगा था, वहीं उसके बीस्ट उस स्नेक लेडी को स्ट्रिपर और केचुआ बोल के भी बुलाने लगे थे, उसकी इंसल्ट पे इंसल्ट करने लगे थे। वैसे तो ये सब सुन के वो स्नेक वुमन बहुत गुस्सा हो जाती है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई
मुझे ये सब बोलने की बोल के अपने इनेट स्किल पेट्रीफाइंग गैस को एक्टिवेट कर लेती है। ये स्किल हूबहू मेडुसा के स्किल के जैसे ही था, जो अपने देखने वालों को पत्थर बना सकता था। और इस स्किल का यूज करके वो स्नेक वुमन जियो के बीस्ट के बीच खौफ क्रिएट करने लगती है, हर एक चीज को पत्थर बनाने लगती है, यहाँ तक कि जियो का रूट भी उस पेट्रीफाइंग गैस से बच नहीं पाता है और तुरंत पत्थर का बन जाता है। दूसरे बीस्ट उस पेट्रीफाइंग गैस से बचने की कोशिश कर रहे थे, पर थोड़ी बहुत उसके चपेट में आने ही लगी थी। पैंडा के क्लोक के साथ साथ वो भी पत्थर का बनने ही वाला था कि ऐन वक्त पे उसे नाइन टेल फॉक्स बचा लेती है और उस स्नेक वुमन को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है, उस पे फायरी ब्लास्ट करने लगती है। नाइन टेल फॉक्स बहुत तेज थी और अपनी तेजी से ही वो उस स्नेक वुमन के पेट्रीफाइंग गैस से बच पा रही थी, उसे कड़ी टक्कर दे पा रही थी। नाइन टेल फॉक्स और स्नेक वुमन का बैटल अब सीरियस मोड में आ जाता है, क्योंकि दोनों अपने फुल पावर में आने लगते हैं, अपनी बॉडी को एनर्जी में एनगल्फ करने लगते हैं। पर इसमें भी वो स्नेक वुमन अपर हैंड पाने लगती है, क्योंकि उसके सर्पेंटाइन गैस से खुद आग भी पत्थर का बनने लगता है। नाइन टेल फॉक्स की इन्फर्नो ब्लास्ट भी सॉलिड बन जाता है। अगर बैटल ऐसे ही चलता रहा तो वो स्नेक वुमन सबको पत्थर का बना देती। इसलिए अपनी फैमिली को बचाने के लिए, अपने मास्टर को बचाने के लिए नाइन टेल फॉक्स अपना स्पेशल मूव चलती है, फ्लेम पिलर्स से पूरे बैटलफील्ड को ही जलाने लगती है, जिसकी वजह से हीट इतना बढ़ जाता है कि रेत भी पिघलने लगता है। जहाँ दूसरे बिस्ट ऐसी हीट को सह ना पा के वहाँ से भागने लगते हैं, वहीं वो स्नेक वुमन बड़ी चालाक थी और ऐसे मौके को भी वो अपने फायदे के लिए यूज करना चाहती थी। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, एक जायंट सर्पेंटाइन रूट मुंह खोल के उसके सामने आ जाता है, जिसे देख के वो स्नेक वुमन वहीं बेहोश हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है चांदनी रात में, जहां उस ओल्ड माइन पे अब जियो कब्जा कर चुका था, अपने रूट्स को चारों तरफ फैला चुका था और स्पिरिचुअल स्टोन माइन से एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगा था। वेस्टर्न डेजर्ट के स्टोन माइंस दूसरे स्पिरिचुअल स्टोन माइन से अलग थे, क्योंकि वो डेंस एनर्जी को अपने अंदर समेटे रखे थे। वहाँ का एनर्जी इतना ज्यादा था कि जियो भी डबल स्पिरिचुअल एनर्जी पा रहा था। यहाँ तक कि जो नाइन टेल फॉक्स कल्टीवेशन से नफरत करती थी, कल्टीवेशन से इधर उधर भागती थी, वो भी आज चुपचाप कल्टीवेशन कर रही थी, स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रही थी। दूसरी तरफ वो स्नेक वुमन अब जियो के बीच से मिलने जुलने लगी थी, उनसे दोस्ती करने लगी थी और उसके मिलने जुलने का कारण पांडा था, जो कि सोशलाइजेशन में बेस्ट था, जो कि अपने मोबाइल से गाना चला के वीडियो दिखा के स्नेक वुमन को अपनी टीम में मिला दिया था। जियो उस स्नेक वुमन को अपने आर्मी में पाके बहुत खुश था। वो स्नेक वुमन आराम से सैंड को मैनिपुलेट कर सकती थी और अपने टेल से सोनिक ब्लास्ट कर सकती थी, और उसके सबसे स्पेशल स्किल तो पेट्रीफाइंग गैस थी, जो कि किसी को भी पत्थर में तब्दील कर सकती थी। स्नेक वुमन से इम्प्रेस होके जियो उसे अपने पास बुलाता है और मैं तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा बोल के उसे सुझाव देने लगता है। पर वो स्नेक वुमन मोबाइल से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी, इसीलिए वो जियो से मोबाइल मांगने लगती है, एक आईफोन मांगने लगती है। पर वो भला एक आईफोन कहाँ से लेके दे, इसीलिए जियो उस स्नेक वुमन को समझाने लगता है कि वो जो उसको देने वाला है वो तो मोबाइल से भी ज्यादा स्पेशल है। तब पैंडा की उस स्नेक वुमन का कान भरने लगता है। पैंडा बोलता है कि वो डिवाइन ट्री एक गाँव का गवार है, जिसे मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता है, शायद वो मोबाइल को कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं देखा है। ये सब पैंडा जियो के सामने ही बोल रहा था, और ऐसी बातें सुन जियो कैसे गुस्सा ना होता। पैंडा तो जियो से पनिशमेंट पाता है, पर पैंडा के साथ साथ इस बार स्नेक वुमन भी पनिशमेंट पाती है और सर में 4-5 फोड़े पाके जियो से वो माफी मांगने लगती है। जियो तब लाइफ ऑफ एसेंस के कुछ बूंदे उस स्नेक वुमन को दे देता है, जिससे पी के वो स्नेक वुमन कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाती है। पर संगत का असर तो होना ही था, क्योंकि वो पैंडा की दोस्त थी, इसलिए पैंडा के साथ मिलके वो दूसरे खुराफाती काम करने लगती है, दूसरे कहीं बीस्ट को परेशान करने लगती है, और इसी चक्कर में वो दोनों जियो से फिर से मार खा के फोड़े पाते हैं। इन सब के बीच जियो के पास फल्कन तेज गति से उड़ के आता है, क्योंकि 3 दिन 3 रातों से वो फल्कन उड़ रहा था, इसीलिए सांस भरते भरते वो जियो को एक इमरजेंसी न्यूज बताता है। न्यूज की कैसे वो वाइवन मारा गया, कैसे उस वाइवन के अंडे को फेडरेशन सकुरा कंट्री और दूसरे नेशन चुरा के ले गए हैं, कैसे एक बीस्ट का दूसरा नेशन राइज करने लगा है, कैसे उनका एक किंग भी है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। जियो ये सब न्यूज पा के चिंता में पड़ जाता है। वाइवन एग इंसानों के हाथों में नहीं लगना चाहिए था। इंसानों का करंट जनरेशन तो पीस मेंटेन करके रखा था, पर फ्यूचर जनरेशन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता था। अगर फ्यूचर में उनकी पावर बढ़े तो वो बैटल जरूर कर सकते थे। अब टाइम नेगोशिएशन का आ चुका था, क्योंकि नाइन टेल फॉक्स अपने कल्टीवेशन में बिजी थी, तो फेडरेशन की ओर खुद जियो जाने वाला था, और अगर हो सके तो बातचीत करके उस अंडे को अपने साथ मिस्टी माउंटेन में लेके आने वाला था।
सीन स्टार्ट होता है वेस्टर्न डेजर्ट से, जहाँ पे अब जियो का दबदबा चल रहा था। जियो का न्यू रिक्रूट्स हो रहा था। उसी डेजर्ट में लंबी दूरी का सफर करते हुए पेरेग्रिन फॉल्कन उड़ते हुए वहाँ आ गया था। जियो के लिए एक नया मैसेज लेके आया था। पेरेग्रिन फॉल्कन से जियो को उस वाइवन के बारे में पता चलता है। वाइवन के उन अंडों के बारे में पता चलता है। इंफॉर्मेशन के हिसाब से वाइवन के 4 अंडे थे, जिनमें से एक को मिडनाइट सन किंगडम के नाइट किंग ले गया था, दूसरे को फेडरेशन, तीसरे को सकुरा किंगडम और चौथे को हुआशिया किंगडम ले गया था। मतलब वेस्ट और ईस्ट में वाइवन के अंडे को बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। ये न्यूज को बस जियो ही नहीं दूसरे बीस्ट भी सुन रहे थे और सभी के सभी अच्छी तरीके से समझ गए थे कि वाइवन के अंडे के साथ इंसान फिर से अपनी पावर को बढ़ाएंगे। क्यों तो ऐसे ही फेडरेशन मिस्टी माउंटेन के नाक में दम करके रखा था और ऐसी हालत में वो अगर वाइवन के अंडे को सक्सेसफुली हैच कर दिया तो उनके हाथों में एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट लगने वाला था, जो कि मिस्टी माउंटेन के लिए जरा भी अच्छा न था। जहाँ एक तरफ जियो और दूसरे बीस्ट आने वाले सीरियस सिचुएशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, अपने नेक्स्ट कदम के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, वहीं पैंडा और वो स्नेक वुमन कॉमेडी करने में बिजी थे, फिल्म देख रहे थे। इसलिए उन दोनों को नजरअंदाज करके जियो खुद फेडरेशन की ओर जाने के लिए प्रिपरेशन करने लगता है और नाइनटेल फॉक्स को प्रोटेक्ट करने का जिम्मा वो गोल्डन आंट और दूसरे बीस्ट को सौंप देता है। सीन शिफ्ट होता है फेडरेशन के कोस्टल एरिया पे, जहाँ पे सुपर ह्यूमंस की एक टीम आने वाले शिपमेंट की इंतजार कर रहे थे। ये शिपमेंट और कुछ नहीं बल्कि वाइवन का ही एक्ट था, जिसे पाने के लिए फेडरेशन बेसब्र हो रहा था। हमें यहाँ पे फेडरेशन की सुपर ह्यूमंस के असली चेहरा दिखता है, जो कि मिस्टी माउंटेन को एक प्रॉब्लम की तरह समझते थे और अगर हो सके तो मिस्टी माउंटेन और डीमोनिक ट्री को किसी भी हाल में एनाहिलेट करना चाहते थे। उनके ये सपने को वाइवन का एग दिशा दिखा सकता था। एक फुल्ली डेवलप्ड वाइवन के हाथों मिस्टी माउंटेन पे हमला जो किया जा सकता था, पर फ्यूचर में उनके लिए क्या प्लान करके रखा था ये तो उनको भी नहीं पता था। समंदर के किनारे सुपर ह्यूमंस की टीम आने वाले शिप का जरूर इंतजार कर रही थी, पर जब शिप सी बीच के पास पहुंचने लगता है सुपर ह्यूमंस की टीम को कुछ अजीब लगने लगता है। समंदर अचानक खामोश हो गया होता है और ऐसी शांति हमेशा आने वाली मुसीबत का संदेशा लेके आता है। देखते ही देखते शिप में एक ब्लास्ट हो जाता है और इसी ब्लास्ट के साथ बीस्ट किंगडम अपना एंट्री मारता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि बीस्ट किंगडम ऑस्ट्रेलिया से ही उन शिप्स का पीछा कर रहा था और मौका पाके वाइवन की एक्ट को फेडरेशन की नाक के नीचे से ले जाना चाहता था। शिप में तो शाओलिंग और ड्रैगन गार्ड्स भी होते हैं और ऐसी सिचुएशन को देख के वो बीस्ट किंगडम का सामना करने लगते हैं। तुम लोग किसका इंतजार कर रहे थे? अगर हमला करना ही था तो तुम लोग पहले क्यों नहीं किए? ये सब करके तुम साबित आखिर क्या करना चाहते हो? बोल के ड्रैगन गार्ड जैसे ही उन बीस्ट किंगडम के बीस्ट से सवाल जवाब करने लगता है, वैसे ही वो कैंगरू बीस्ट अपना आंसर सबके सामने रखता है। वो कैंगरू बीस्ट बोलता है कि उन्हें ह्यूमंस के किंग से कुछ पर्सनल बातचीत करना है, इसीलिए ही वो शिप का पीछा कर रहे थे। अनजाने में ही इंसानों ने अपने किंगडम का रास्ता बीस्ट किंगडम को वो दिखा दिए हैं। फेडरेशन के सुपर ह्यूमंस ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके किंगडम पे उन्हीं की वजह से ही बीस्ट आने लगे हैं, फेडरेशन को थ्रेटन करने की कोशिश करने लगे हैं। इसीलिए तो ड्रैगन गार्ड उनकी शिप के किनारे तक पहुंचने से पहले ही सारे के सारे बीस्ट को मार डालना चाहता था और अगर उस काम में वो फेल हुआ तो लड़ते लड़ते ही मर जाना चाहता था। देखते ही देखते एक घमासान बैटल शुरू हो जाता है। समंदर के अंदर से बीस्ट आके शिप के सुपर ह्यूमन से टकराने लगते हैं। स्वॉर्डफिश, स्टारफिश, जेलीफिश और क्राउन जैसे सी बीस्ट इंसानों पे कहर बरसाने लगते हैं। सुपर ह्यूमंस अपने हैमर और एनर्जी डैगर से उन सी बीस्ट को कॉर्नर करने की, घायल करने की नाकाम कोशिश तो करते हैं, पर अपनी कोशिशों में वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सारे सी बीस्ट कोई नॉर्मल सी बीस्ट नहीं थे, बल्कि सेकंड ट्रांसेंड ऑर्डर के सी बीस्ट थे, जो कि अपनी पावर से इंसानों को कुचलते जा रहे थे। वहाँ पे एक असैसिन रकून भी था जो कि साओलिंग को कड़ी टक्कर दे रहा था, यहाँ तक कि वो साओलिंग को मार मार के शिप से किनारे तक भी फेंक दिया था। देखते ही देखते सी बीस्ट का क्राउड बढ़ने लगता है और वो लड़ते लड़ते किनारे तक पहुंच ही जाते हैं। जो सुपर ह्यूमंस किनारे पे शिप का इंतजार कर रहे थे वो अब डिफेंसिव पोजीशन में आ चुकी थी और अपने नेशन को वो बीस्ट इन्वेजन से बचा रहे थे, पर समंदर के अंदर से बीस्ट का आना रुक नहीं रहा था। ऊपर से उनका अटैक पावर भी बहुत पावरफुल था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वहाँ मौजूद सारे सुपर ह्यूमंस मारे जा सकते थे। इसीलिए उन सबको बचाने के लिए उनका कैप्टन डिफेंसिव शील्ड को एक्टिवेट कर देता है और सभी सुपर ह्यूमंस को अपने संरक्षण में ले आता है। कैप्टन का डिफेंसिव शील्ड बहुत पावरफुल था, इसीलिए तो वो सारे बीस्ट के एनर्जी ब्लास्ट को झेल पा रहा था, पर कैप्टन की भी एक लिमिट थी और डिफेंसिव शील्ड को बार बार एक्टिवेट करके वो अपनी लिमिट पे पहुंच चुका था और यहाँ तक कि उसका हाथ भी बुरी तरीके से जल चुका था।
दूसरी तरफ शिप का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। शिप में मौजूद सारे सुपर ह्यूमंस अब मारे जा चुकी थी और कैंगरू बीस्ट उनकी लाशों पे खड़े होके वाइवेन के अंडे को पकड़ के हंस रहा था। वो तो इस नेशन का किंग बदलने का टाइम आ चुका है बोल के दावा भी करने लगा था। सिचुएशन धीरे धीरे एक तरफा होने लगता है क्योंकि बीस्ट का हमला रुक जो नहीं रहा होता है। देखते ही देखते बहुत सारे बीस्ट कैंगरू बीस्ट के पास आके जमा हो जाते हैं और कैंगरू बीस्ट का कमांड पाके कैप्टन के समेत सारे सुपर ह्यूमंस पे अपना आखिरी वार करने लगते हैं, पर कर नहीं पाते हैं। वक्त पे सब कुछ उलट जाता है और कैंगरू बीस्ट के पास खड़े हुए सारे के सारे बीस्ट का सर उनके धड़ से अलग हो जाता है। ऐसे सीन को अनफोल्ड होती देख कैंगरू बीस्ट भी थोड़ी देर के लिए दंग रह गया था क्योंकि जो हुआ इतनी जल्दी हुआ कि उसे वो समझ नहीं पा रहा था। किनारे पे खड़े हुए कैप्टन और दूसरे सुपर ह्यूमंस भी अचानक गूज़बम्प्स महसूस करने लगे थे, जैसे कि वहाँ कोई एक ओवर पावर कैरेक्टर आ गया है जिसका पावर लेवल उस कैंगरू बीस्ट से भी बहुत ज्यादा है। और हुआ ऐसा ही होता है। फेडरेशन की मदद करने के लिए अब वहाँ जियो आ चुका था और उसी ने ही एक ही झटके में इतने सारे बीस्ट को खत्म कर दिया था। फेडरेशन के ज्यादातर लोग देखे और सुने भी थे कि डीमोनिक ट्री बहुत बड़ा और पावरफुल क्रिएचर है जो कि पहाड़ों से भी ऊंचा है, पर उनके सामने जो क्रिएचर खड़ा था वो तो बहुत छोटा था पर गूज़बम्प्स डीमोनिक ट्री जैसा ही दे रहा था। हमें यहाँ पे पता चलता है कि जियो वहाँ खुद नहीं आया था बल्कि उसका रूट उसका मिनिएचर वर्जन बन के फेडरेशन पे गया था और इंसानों को डिफेंड कर रहा था। आखिरकार तुम आ ही गए मिस्टी माउंटेन के किंग। मैं ऑस्ट्रेलिया का एक बीस्ट हूँ और मेरे किंग की तरफ से तुम्हारे लिए एक ऑफर लाया हूँ बोल के कैंगरू बीस्ट जियो के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। वो तो ये भी बताता है कि उसका किंग जियो के साथ हाथ मिलाना चाहता है और पूरे कॉन्टिनेंट पे जियो के साथ राज करना चाहता है। वैसे ऑफर तो अच्छा था पर जियो कैंगरू बीस्ट की असलियत को समझ चुका था। कैंगरू बीस्ट एक ऐसा बेरहम बीस्ट था जो कि अपने फायदे के लिए अपने कॉम्पेनियंस को भी मारने से कतराता नहीं था, ना ही उनके मरने पे उसके दिल में अफसोस बन रहा था जो कि खुद की बीस्ट का ना हो सका। ऐसे बीस्ट पे भला जियो कैसे भरोसा कर सकता था। इसीलिए जियो कैंगरू बीस्ट के मुंह पे ही गेट लॉस्ट बोल के इंसल्ट कर देता है और उसे अपना एनिमी बना देता है। क्या जियो को दूसरे बीस्ट नेशन से कोलैबोरेशन करना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताना। सीन स्टार्ट होता है फेडरेशन के कोस्टल एरिया से जहाँ पे जियो और बीस्ट किंगडम के बीच नेगोशिएशन होते होते रह गया था क्योंकि जियो ने उनके ऑफर को उनके मुंह पे ही रिजेक्ट जो कर दिया था और इस प्रोसेस में वो बीस्ट किंगडम को अपना एनिमी बना दिया था। बहुत हो गया नेगोशिएशन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऑफर को रिजेक्ट करने की, तुम्हें अपनी बातों का पछतावा होगा बोल के कैंगरू बीस्ट गुस्से से बौखला जाता है और अपने कॉम्पेनियंस को अपने पास जमा करने लगता है। उनको जियो और दूसरे सुपर ह्यूमंस पे अटैक करने का कमांड दे देता है। बीस्ट किंगडम के बीस्ट समंदर के अंदर से आते जा रहे थे, इसलिए एक दो के मरने से उनको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाले थे। ऊपर से उनका कॉम्बाइन अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि लॉन्च होने वाले अटैक को देखते हुए सुपर ह्यूमंस का कैप्टन भी सोच लिया था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो डीमोनिक ट्री भी हमें बचा नहीं पाने वाला है। पर क्या उस अटैक से जियो को कोई फर्क पड़ने वाला था? बिल्कुल नहीं। जियो तो आने वाले हर एक अटैक को अपने वाइन से ब्लॉक कर दिया था, ऊपर से अपने रूट से कैंगरू बीस्ट के साथ साथ दूसरे बीस्ट्स को भी धर दबोच लिया था। उन पे अपने रूट्स को कसने लगा था, उनके गर्दन को दबाने लगा था। डीमोनिक ट्री इतना ज्यादा पावरफुल होगा बोल के खुद कैंगरू बीस्ट भी नहीं सोचा था, इसलिए उसके मूव्स को देख के खुद कैंगरू बीस्ट भी सरप्राइज हो गया था और थोड़ा बहुत तो घबराने भी लगा था। जैसे ही जियो अपना आखिरी दाव खेलता है, रूट्स के प्रेशर से सारे के सारे बीस्ट पिचक जाते हैं, रूट्स में जकड़े हुए अपना आखिरी दम तोड़ देते हैं। चारों तरफ खून खून हो जाता है। शिप के आसपास का समुद्र का पानी पूरी तरह से लाल हो जाता है, इसीलिए जियो सोच लेता है कि सारे के सारे बीस्ट मारे गए हैं और वहीं पे जियो गलत होता है। मरे हुए बीस्ट की लाशों के नीचे कैंगरू बीस्ट छिपा बैठा था जो कि अब भी जिंदा था और मौका पाते ही वो जियो पे झपट बैठा था। वैसे जियो आने वाले अटैक को अपने वाइन से ब्लॉक तो कर दिया था, पर वो कैंगरू बीस्ट को पकड़ नहीं पाया था जो बच के अपने बीस्ट को समन करके उसके ऊपर चढ़ गया था। शार्क पे खड़े हुए कैंगरू बीस्ट अपनी आर्मी को रिट्रीट करने को बोलने लगता है और जाते जाते जियो को एक वार्निंग दी जाता है
वार्निंग कि वो आज तो जा रहा है पर फ्यूचर में एक दिन वापस जरूर आएगा और आज के उधार को चुकताएगा। वो जियो के मैसेज को अपने किंग को भी बता देगा और दुश्मनी का खेल दुश्मन बन के निभाएगा। जहाँ एक तरफ असी संद्रकुन और दूसरे बीस्ट कैंगरू बीस्ट का कमांड पाके रिट्रीट करने लगते हैं, लड़ाई के मैदान से भागने लगते हैं, वहीं जियो वाइवन के एग को अपने पास ले आता है और सुपर ह्यूमन से कैप्टन को अपना फैसला सुनाता है। फैसला कि वाइवन के एग को वो ले जा रहा है क्योंकि ह्यूमंस के पास इतना काबिलियत नहीं है कि वाइवन के एग को वो संभाल पाए, प्रोटेक्ट कर पाए। और हाँ, वो वाइवन के एग को इंसानों का परमिशन पा के ले नहीं जा रहा है बल्कि जीत के ले जा रहा है, इसीलिए वो अपने अंदर गलतफहमी ना पालें और अगर हो सके तो वो उसको रोकने की कोशिश भी करें। जियो ये भी बताता है कि बीस्ट किंगडम बहुत पावरफुल है और स्ट्रेंथ में वो मिस्टी माउंटेन के बराबर है। फ्यूचर में अगर वो फिर से अटैक करेंगे तो इस हालत में इंसान अपने आप को बचा नहीं पाएंगे और बीस्ट किंगडम के हाथों मारे जाएंगे। इंसानों का बहुत बड़ा लॉस हुआ था। अपनी आर्मी की टुकड़ी के साथ साथ वाइवन का एग भी उनके हाथों से चला जो गया था। इसी बेबसी में वो चुपचाप अपने घायल सुपर ह्यूमंस को गैदर करने लगते हैं और ड्रैगन गार्ड को जिंदा पर बेहोश पाते हैं। जहाँ सुपर ह्यूमंस अपने आप को संभालने में लगे थे, घायलों को हील करने में लगे थे, वहीं जियो जाते जाते उनको एक वार्निंग देता है। वार्निंग की कोस्टल एरिया की हवाओं में जहर फैल गया है। जहर जो कैंगरू बीस्ट ने फैलाया है, इंसान उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर उन सबको जिंदा रहना है, जहर को काटना है, तो उनको मिस्टी माउंटेन आना पड़ेगा क्योंकि मिस्टी माउंटेन में ही उस जहर का एंटीडोट है। पर वो एंटीडोट उनको फ्री में नहीं मिलेगा। अगर एंटीडोट चाहिए तो उनको अपने साथ कुछ लेके आना पड़ेगा, मिस्टी माउंटेन में सौदा करना पड़ेगा। उसी टाइम पे दूसरी एक जगह पे दूसरा एक बैटल हो रहा था। बीस्ट किंगडम के बीस्ट ह्यूमंस और मिस्टी माउंटेन के बीस्ट के बीच लड़ाई छिड़ गया था। वैसे वहाँ के सुपर ह्यूमंस तो मारे गए थे पर जियो के बीस्ट किंगडम के बीस्ट को पछाड़ दिए थे, उनको बेरहमी से मार दिए थे। मिस्टी माउंटेन की तरफ से वहाँ मेड्यूसा और पैंडा ही गए थे और क्योंकि वहाँ मेड्यूसा थी तो वो पूरे बैटल को अकेले ही संभालनी थी। दुश्मनों को वो पत्थर का जो बना दी थी। बैटल के खत्म होते ही पैंडा के हाथों वाइवन का दूसरा एग लग गया था जिसमें लड़ाई की वजह से थोड़ा क्रैक पड़ गया था, पर कोई बात नहीं, जियो उसे आराम से हील कर सकता था। सीन शिफ्ट होता है ऑस्ट्रेलिया के किसी कोने में, किसी अंधेरों से भरी छुपी हुई दुनिया में, जहाँ कैंगरू बीस्ट किसी के सामने डरा हुआ झुका हुआ खड़ा था। यहाँ हमें पता चलता है कि कैंगरू बीस्ट के सामने बीस्ट किंगडम का एक्चुअल किंग बैठा था जो कि बहुत पावरफुल था, जिसकी आर्मी में ऑस्ट्रेलिया जैसे कई सारे बीस्ट थे। एक ऑस्ट्रेलिया ने कई सारे ह्यूमन किंगडम को तबाह कर दिया था और अगर ये सारे ऑस्ट्रेलिया जैसे बीस्ट अनलीश हुए तो पता नहीं क्या होने वाला था। बीस्ट किंगडम के किंग का असली रूप तो फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा है पर उसका थोड़ा बहुत झलक हमें जरूर मिल गया है। इसलिए व्यूअर्स आप लोग बताओ कि बीस्ट किंगडम का किंग आखिर कैसा दिख सकता है, किस एनिमल से वो मिलता जुलता हो सकता है। कोई बात नहीं, अगर फर्स्ट प्लान फेल हुआ तो अगर मिस्टी माउंटेन हमारे साथ मिलना नहीं चाहता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। प्लान बी को एक्टिवेट कर दो बोल के बीस्ट किंग कैंगरू बीस्ट को अपना कमांड देने लगता है और अपना नेक्स्ट प्लान एक्टिवेट कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है वेस्टर्न डेजर्ट में, जहाँ नाइनटेल फॉक्स अपना कल्टीवेशन जोरों शोरों से कर रही थी। फायर स्पिरिचुअल स्टोन्स को अब्सॉर्ब किए जा रही थी। उसके कल्टीवेशन से इतना एनर्जी निकल रहा था कि आसपास के वाइल्ड बीस्ट लालच में पड़ के स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने के लिए उसकी ओर भागने लगे थे और इस प्रोसेस में वो गोल्डन आंट और मेंटिस को अलर्ट कर दिए थे। गोल्डन आंट के कमांड से फायर सर्पेंट्स, डिवाइन फ्लावर, लेपर्ड्स और सेरिब्रस नाइनटेल फॉक्स के डिफेंस में आ गए थे और इन्वेडिंग एनिमी से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। जहां डिवाइन फ्लावर टेलीकाइनेटिक पावर यूज करके रैट आर्मी को उठा उठा के पटक रही थी, माइंड कंट्रोल यूज करके उनको आपस में लड़ा रही थी, वहीं डिवाइन फ्लावर का साथ मेंटिस भी दे रहा था और रैट आर्मी पे कहर बरसा रहा था। वहीं पे सेरेब्रस और लेपर्ड भी थे जो मिलके एक वल्चर से लड़ रहे थे और उसे नाइनटेल फॉक्स के पास जाने नहीं दे रहे थे। वहीं सैंड सर्पेंट से गोल्डन आर्ट लड़ रहा था। अपनी एनर्जी सोर्स से वो सैंड सर्पेंट को मारने की कोशिश तो कर रहा था पर उसका वो ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था क्योंकि गोल्डन आर्ट सैंड सर्पेंट को जितना मारे उतना वो रिकवर हो रहा था। रेत से वो अपनी लाइफ को जुड़ा दिया था। तभी बैटलफील्ड में अपने लार्ज आर्मी के साथ एक आर्मेडिलो आता है और रैट आर्मी का साथ देने लगता है, जियो की बीस्ट के साथ लड़ने लगता है। पर ऐसा कुछ डिवाइन फ्लावर के होते कैसे हो सकता था। डिवाइन फ्लावर तुरंत आर्माडिलो को हवा में लेविटेट करने लगती है और रोल करते हुए उसी की आर्मी पे उसे रिलीज कर देती है। पर प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुआ था। बीस्ट तो अब भी लगातार आ रहे थे, नाइनटेल फॉक्स की तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहे थे। नाइनटेल फॉक्स अब भी कल्टीवेशन कर रही थी, मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी और उसको प्रोटेक्ट करने का जिम्मा जियो ने उनको सौंपा था। अगर ऐसी सिचुएशन में डिवाइन फ्लावर कुछ कर ना पाए, अपनी बहन नाइनटेल फॉक्स को बचा ना पाए, तो डिवाइन फ्लावर पे लालच था
ऐसी बातों को सोचते हुए डिवाइन फ्लावर अपने चार्मिंग फ्रेगनेंस को हवा में रिलीज करने लगती है, एनिमी बीस्ट को मदहोश करने लगती है। ऊपर से वो लेपर्ड पे एजिलिटी का ब्लेसिंग दे देती है और लेपर्ड पे सवार होकर वो एनिमीज को दूर लेके जाने लगती है। डिवाइन फ्लावर का प्लान सक्सेसफुल हो ही रहा था कि तब सैंड सरपेंट उसके सामने आ जाता है। सैंड सरपेंट सेकंड ट्रांसन ऑर्डर का था और वो डिवाइन फ्लावर के लिए कड़ी टक्कर देने वाला था, पर डिवाइन फ्लावर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो रुक के सैंड सरपेंट से लड़ पाए। जब डिवाइन फ्लावर सोच ली थी कि वो फेल हो गई है, नाइनटेल फॉक्स को वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, तब उनको हेल्प करने के लिए एक अनजान मेहमान आ जाता है। एक ऐसा मेहमान जो उनको बहुत देर से दिख रहा था और उनकी स्किल से इम्प्रेस भी हुआ था। यूं तो वो मेहमान अपने बॉडी को कपड़े से ढक के रखा था, थोड़ा बहुत बिल्ली या पैंथर जैसा लग रहा था, पर स्ट्रेंथ में वो बहुत पावरफुल था। थर्ड ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर में होने के साथ साथ वो एक अलग ही ऑरा रिलीज कर रहा था। रेस्क्यू में आते ही वो आंधी तूफानों को समन करने लगता है और एक साथ सारे के सारे वाइल्ड बीस्ट को खत्म कर देता है। सीन स्टार्ट होता है एक पवंडर से, पवंडर जो काफी सारे वाइल्ड बीस्ट को मार दिया था। वैसे उस पवंडर को सेथ ने बनाया था। सेथ एक थर्ड ट्रांसेंड लेवल का बीस्ट था जो कि 10 मोस्ट पावरफुल बीस्ट में से एक था, जिनमें से जीव द डिमोनिक ट्री टॉप में था। यूं तो उसका नाम सेथ इंसानों ने रखा था क्योंकि उसे डेजर्ट के इंसान डेजर्ट और तूफान के देवता मानने लगे थे, उसे फॉलो करने लगे थे, पूजने लगे थे। पर किसी कारण से सेथ बावला हो गया और डेजर्ट की ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही खत्म कर दिया। इस वक्त सेथ अपनी तूफानी स्किल को एक्टिवेट करके जीव के बीस्ट को बचाया था, पर उसके ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल को देख कोई भी बीस्ट उसके पास नहीं जा रहा था। उससे हर कोई थोड़ा बहुत घबरा रहा था। सेथ उस टून माइन के बीच बैठ के जीव का इंतजार करने लगता है और देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है और जब जीव फेडरेशन से लौट के आता है तो सेथ उसे झुक के वेलकम करता है। सेथ कई सारे ह्यूमन कल्चर पढ़ा था और उनके कुछ कल्चर में वर्ल्ड ट्री के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। उसी को आधार करके सेथ जीव को आसमान के साथ तुलना करने लगता है, उसके फ्रूट्स को सन, मून और स्टार के साथ कंपेयर करने लगता है और ऐसी तारीफ सुन के तो जीव बहुत इंप्रेस हो जाता है और उसे थैंक यू बोलने लगता है। तब सेथ अपना असली मुद्दा जीव के सामने रखता है। सेथ वहाँ जीव से मदद मांगने के लिए आया था, जीव का एक ब्रांच लेने के लिए आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि सेथ का एक नेचुरल एनिमी भी है जो कि एलिमेंट ऑफ डार्कनेस में से एक है। प्रीवियसली जितने भी बीस्ट नाइनटेल फॉक्स की ओर आ रहे थे वो उसी बीस्ट ने भेजे थे। वो बीस्ट इतना पावरफुल है कि उसकी परछाई पूरी डेजर्ट में फैली हुई है। डेजर्ट के हर एक बीस्ट के अंदर उसके सोल का थोड़ा बहुत एसेंस है, मतलब वो थोड़ा बहुत इमोर्टल जैसा ही है। उसी डार्कनेस के बीस्ट को रोकने के लिए सेथ को जीव का एक ब्रांच चाहिए था जिससे वो अपना वेपन बनाना चाहता था और इससे पहले कि वो डार्कनेस का बीस्ट स्ट्रॉन्गर बने सेथ उसे खत्म करना चाहता था। क्योंकि सेथ ने नाइनटेल फॉक्स का मदद किया था तो जीव सेथ को अपना एक ब्रांच दे देता है जिससे खुश होकर सेथ वहाँ से जाने लगता है। पर जाते जाते भी सेथ जीव को एक वार्निंग देता है, वार्निंग की जीव को संभल के रहना पड़ेगा। चारों तरफ से अंधेरा अपना सर उठाने वाला है और वो हर मुमकिन कोशिश करने वाला है कि इस दुनिया को वो अपनी चपेट में ले ले, तबाही और बर्बादी फैलाए। ऐसी बातें सुन जीव भी चिंता में पड़ गया था। जहाँ एक तरफ सी बीस्ट अपना सर उठा रहा है वहीं ऑस्ट्रेलिया का न्यू बीस्ट किंगडम भी सामने आ गया है। उससे ऊपर अब एलिमेंट ऑफ डार्कनेस भी सामने आने वाला है और इन सब से लड़ने के लिए जीव को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना पड़ेगा, फूड चेन की पीक में पहुंचना पड़ेगा और इसके लिए उसे फोर्थ ट्रांसेंड ऑर्डर में पहुंचना पड़ेगा। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाए नाइनटेल फॉक्स के पास से जोरदार एनर्जी निकलने लगता है और धमाके के साथ वो ब्रेक थ्रू हो जाती है, थर्ड ट्रांसेंड ऑर्डर में पहुंच जाती है। नाइनटेल फॉक्स के पास अब 4 पूंछ थे। फ्लेम ऑफ ओरिजिन बोल की एक नया एक्स्ट्रा स्किल भी था जिससे अब वो ना बुझने वाली आग को कंट्रोल कर सकती थी। जब तक स्पिरिचुअल एनर्जी है तब तक आग जलती रहती थी। नाइनटेल फॉक्स को विकसित होते देख गोल्डन आंट फायर अप हो जाता है और वो हो भी क्यों ना, गोल्डन आंट किसी से पीछे नहीं रहना चाहता था। वो भी जल्दी से जल्दी इवॉल्व होके पावरफुल बन के अपने मास्टर के काम में आना चाहता था। क्योंकि अब नाइनटेल फॉक्स थर्ड ट्रांसेंड ऑर्डर में पहुंच चुकी थी तब डेजर्ट में अब रहने का कोई काम नहीं था, इसीलिए सारे फायर स्पिरिचुअल स्टोन्स को गैदर करके नाइनटेल फॉक्स के पीछे बांध के जीव मिस्टी माउंटेन की ओर रवाना हो जाता है, अपने घर की ओर लौटने लगता है। मिस्टी माउंटेन में जीव का वेलकम पैंडा करता है और वो वहाँ खाली हाथ नहीं आया होता है। पैंडा वहाँ
वाइवन का एग भी लाया होता है। मिस्टी माउंटेन के पास अब 2 वाइवन के अंडे थे, जिनमें से एक अच्छी तरीके से डेवलप हो रहा था, पर दूसरा इनिशियल स्टेज में था, बेहद कमजोर था। पता नहीं और 2 का क्या हाल हो रहा था। दूसरी तरफ फेडरेशन के हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट पे हंगामा चल रहा था। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स बढ़ते जा रहे थे, लोगों पे तो क्वारंटाइन भी लागू हो गए थे। लोगों के शरीर में एक ऐसा वायरस निकल के आया था जिसका इलाज इंसानों के पास बिल्कुल नहीं था। यूं तो फेडरेशन के घमंडी रिसर्चर्स इलाज के लिए डिमोनिक ट्री के पास नहीं जाना चाहते थे, पर पेशेंट्स की कंडीशन देख उनको और कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। मजबूर हो कि उनको मिस्टी माउंटेन की ओर रवाना होना पड़ता है। जीव द डिमोनिक ट्री से हेल्प का आश लगाना पड़ता है। दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन में हलचल मची हुई थी। एनर्जी का एक वेव रिलीज करके डिवाइन फ्लावर इवॉल्व जो हो गई थी। डिवाइन फ्लावर भी अब 3rd ट्रांसन ऑर्डर में पहुंच चुकी थी और एक टाइनी ह्यूमन का रूप भी ले ली थी। दिखने में वो एक फेरी जैसी ही लग रही थी। वो चार्म के साथ साथ अब साउंड को भी मैनिपुलेट कर सकती थी। नेचर की आवाज बन गई थी। उसके साथ साथ वो अपने साइज को बड़ा और छोटा भी कर सकती थी। इवॉल्व होते ही वो अपने कला का प्रदर्शन करने लगती है। पैंडा से फ्लूट लेके वो बजाने लगती है, पर वो इतना भयानक संगीत बजाती है कि सुनने वाले का कान ही फट जाता है और कुछ को तो वहीं पे बेहोश कर देती है। यहाँ तक कि जो पैंडा उसकी ब्यूटी से थोड़ी देर पहले इम्प्रेस हो गया था, वो भी डर के मारे उससे भागने लगता है और इसी से डिवाइन फ्लावर चुड़ैल बोल के निकनेम पा लेती है। इसी बीच जीव को एक आवाज सुनाई देता है। धरती में कंपन महसूस होता है, क्योंकि जीव के रूट्स अब मिस्टी माउंटेन के हर एक कोने में फैल चुके थे। उसकी आंखें और कान बन चुके थे। इसलिए जीव को तुरंत पता चल जाता है कि मिस्टी माउंटेन में अब इंसान आ गए हैं। वो इंसान फेडरेशन के तो नहीं थे, पर कहाँ के थे, इसका जवाब पाने के लिए जीव व्हाइट टाइगर और क्यानकिन को वहां भेज देता है। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन के एंट्रेंस के पास, जहां ट्रक में लदे हुए कई सारे सुपर ह्यूमंस मिस्टी माउंटेन के अंदर आ रहे थे। पर जब वो अपने सामने एक व्हाइट टाइगर और उसके ऊपर बैठी हुई एक लड़की को देखते हैं, तब वो समझ जाते हैं कि ये मिस्टी माउंटेन की ही फोर्स है। इसीलिए उन सब का कैप्टन वहाँ रुक के सामने आके अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि वो सब हुआ किंगडम से थे। उनके कैप्टन का नाम हडसन है और वो सब ऑस्ट्रेलिया के बीस्ट के पॉइजन के शिकार हुए हैं। एक भयानक बीमारी से जूझ रहे हैं और मदद पाने के लिए, उसका क्योर पाने के लिए मिस्टी माउंटेन में आए हैं। वो वहाँ खाली हाथ नहीं आए थे। ट्रक में भर भर के थंडर स्पिरिचुअल स्टोन जीव को गिफ्ट में देने के लिए लाए थे। एक तरीके का डील करने के लिए आए थे। सब कुछ समझ के, सब कुछ जान के व्हाइट टाइगर और क्यानकिन सबको मिस्टी माउंटेन की गहराई में लेके जाने लगते हैं। जीव से मिलने के लिए लेके जाने लगते हैं। मिस्टी माउंटेन कई सारे सीक्रेट्स का घर था। धुंध और कोहरा हमेशा वहाँ खेल खेलता रहता था। उसी धुंध का शिकार कई सारे सुपर ह्यूमंस वहाँ होने लगते हैं। भूत और प्रेत वहाँ उनको दिखने लगते हैं, पर सबको उनका कैप्टन संभाल लेता है। डरो मत, ये बस हेलुसिनेशन है बोल के वो सबको एनकरेज करने लगता है। पर जैसे ही वो उस व्हाइट टाइगर और उसके ऊपर सवार हुई लड़की के पीछे पीछे जाने लगते हैं, वो एक अंधेरी और पेड़ों से भरी हुई एक टनल में अपने आप को पाते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत डरने भी लगते हैं। पर टनल को पार करते ही उनको एक ब्यूटीफुल जगह दिखने लगता है। एक ऐसी जगह जिसके ऊपर मूनलाइट शाइन कर रहा था, जो कि पेड़ और पौधों से भरा हुआ था, और उन सब के बीचों बीच सीढ़ी के ऊपर एक अल्टर था और अल्टर के पीछे जीव द डीमोनिक ट्री मौजूद था। अल्टर के पास पहुंचते ही हडसन अपने साथ लाए थंडर स्पिरिचुअल स्टोन्स को स्पिरिचुअल पिट के अंदर डाल देता है, जिसे तुरंत पेड़ों की जड़ें निगल लेते हैं और इन रिटर्न हडसन पे लाइफ ऑफ एसेंस के कुछ बूंदे डाल देते हैं। हडसन का बॉडी तुरंत रिकवर हो जाता है। उसकी बीमारी का नामो निशान मिट जाता है। सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन से। मिस्टी माउंटेन जो चांदनी की रोशनी में जगमगा रहा था, ऊपर से फायर फ्लाइज उसकी ब्यूटी को और बिखेर रहे थे, एक फेरी टेल जैसा एहसास दिला रहे थे। उसी मिस्टी माउंटेन में इंसान जीव की मदद पाने के लिए पहुंच गए थे, अपने आप को हील कराने के लिए पहुंच गए थे, और वो हील होते भी हैं। जीव की लाइफ ऑफ एसेंस के कुछ बूंदों से अपने आप को वो डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। सर उठाते बीमारी को वो जड़ से ही खत्म कर देते हैं। पर इंसान तो इंसान ही है, लालच को वो भला कैसे छोड़ सकते हैं। जीव की लाइफ ऑफ एसेंस के कुछ बूंदे सिर्फ हील ही नहीं कर रहा था, वो तो सुपर ह्यूमन के कैप्टन बेंसन को स्ट्रॉन्गर भी बना रहा था। स्पिरिचुअल एनर्जी से उसको भर रहा था और उसका स्पिरिचुअल एनर्जी इतना बढ़ गया था कि वो
ब्रेक थ्रू होने ही वाला था। बस और थोड़े लाइफ ऑफ एसेंस के कुछ बूंदे ही उसे चाहिए था। लालच के मारे बेंसन और एक डील करने लगता है। लाइफ ऑफ एसेंस के कुछ बूंदों के बदले ट्रेजर्स देने की बात करने लगता है। जहाँ जीव इंसानों की लालच को समझ गया था, वहीं डिवाइन फ्लावर बेंसन को डराने लगती है। अगर तुम्हें और लाइफ ऑफ एसेंस की कुछ बूंदे चाहिए तो तुम्हें ब्लड पैक्ट साइन करना होगा बोल के वो सुपर ह्यूमन के कैप्टन बेंसन को समझाने लगती है। ब्लड पैक्ट एक ऐसा स्किल था जो बस जीव और कुछ वेम्पायर्स के पास से मौजूद था, जिससे होस्ट अपने मास्टर का कहा हमेशा मानता था। अगर सुपर ह्यूमन का कैप्टन बेंसन ये पैक्ट साइन कर ले तो वो मिस्टी माउंटेन का वफादार बन जाएगा, जीव का हर एक बात मानेगा और इंसानों की दुनिया से उसका नाता ही टूट जाएगा। ये वही पैक्ट था जो किंग जाओ ने जीव के साथ साइन किया था और अब वो मिस्टी माउंटेन का एक हिस्सा बन गया है। दूसरा पैक्ट ब्राह्मण रिलीजन का साइंटिस्ट ने किया था और अब वो जीव की जासूसी करने के लिए, इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए अपने 10 नेशन अलायंस पे लौट गई है। अगर मुझे इंसानों का दुश्मन नहीं बनना पड़ेगा तो मैं पैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ बोल के सुपर ह्यूमंस का कैप्टन पैक्ट साइन करने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पैक्ट साइन करते ही सुपर ह्यूमंस के कैप्टन के बॉडी पे मिस्टी माउंटेन का एक सील बन जाता है। वहीं सुपर ह्यूमंस के कैप्टन को डील के मुताबिक लाइफ ऑफ एसेंस की और 3 बूंदे मिल जाती है। अब सुपर ह्यूमंस का कैप्टन बहुत खुश था और खुशी खुशी वो मिस्टी माउंटेन से चला गया था। सुपर ह्यूमन का कैप्टन मिस्टी माउंटेन से जाते ही डिवाइन फ्लावर जीव को एक बात पूछने लगती है। डिवाइन फ्लावर पूछती है कि जीव इंसानों का मदद क्यों कर रहा है। इंसान तो मतलबी होते हैं और ये इंसान उनमें से अलग नहीं है, जिसपे जीव डिवाइन फ्लावर को समझाने लगता है। जीव बताता है कि लाइफ ऑफ एसेंस की कुछ बूंदे पाके सुपर ह्यूमन से कैप्टन बस हील नहीं हुआ था, वो स्ट्रॉन्गर भी बन गया था और ऐसे स्ट्रॉन्गर बॉडी के साथ जब वो अपने किंगडम में लौटेगा तब वो सबके अटेंशन का सेंटर बन जाएगा और थोड़े बहुत रिसर्च से इंसानों को पता चल ही जाएगा कि उसके स्ट्रॉन्गर बनने के पीछे मिस्टी माउंटेन ही है, जीव द डिमोनिक ट्री ही है। इससे सुपर ह्यूमन के कैप्टन और उसके नेशन के बीच, उसके गवर्नमेंट के बीच शक पैदा होगा और वही शक सुपर ह्यूमन के कैप्टन को इंसानों से दूर कर देगा और मिस्टी माउंटेन के करीब ले आएगा। मतलब मिस्टी माउंटेन को ये फायदा ही देगा। जीव के ऐसे शतरंज के चालों को देख, उसके कुटिलताओं को देख थोड़ी देर के लिए डिवाइन फ्लावर भी सोच में पड़ जाती है कि कहीं जीव इंसान तो नहीं है। वहीं पे जीव अपनी एक स्ट्रॉन्गर आर्मी बनाने की सोच रहा था। जल्दी से जल्दी वो अपनी बीस्ट आर्मी को डेवलप करना चाहता था। उसे अच्छी तरीके से पता था कि जल्दी ही डार्कनेस उभरने वाला है और उभरते ही वो चारों तरफ क़यामत फैलाने वाला है और उससे लड़ने के लिए जीव को हर दिशाओं से मदद की जरूरत था, एलाइस की जरूरत था। मिस्टी माउंटेन में अब बहुत सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स आ गए थे। फायर और थंडर स्पिरिचुअल स्टोन्स का भंडार बन गए थे। थंडर स्पिरिचुअल स्टोन्स की गैदरिंग से वहाँ एक थंडर स्पिरिचुअल ग्रास भी उग गया था। पर उसका क्या करना है अभी के लिए जीव नहीं सोचने वाला था। अभी के लिए जीव कुछ थंडर स्पिरिचुअल स्टोन्स को अपने थंडर एलिमेंटल बीस्ट को दे देता है और ऐसे अनोखे गिफ्ट पाके हनीपोट बैजर जैसे बीस्ट बहुत खुश हो जाते हैं। फिर जीव डिवाइन फ्लावर को अल्टर का काम सौंप देता है। अगर कोई इंसान आए तो उनसे सक्सेसफुली डील करने को डिवाइन फ्लावर को जीव परमिशन दे देता है और खुद जीव दूसरे स्पिरिचुअल स्टोन्स को ऑब्जर्व करने लगता है। अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता है। अपने 4th ट्रांसेंड ऑर्डर में पहुंचने का सफर वो शुरू कर देता है। क्योंकि जीव अब इनएक्टिव हो गया था, थोड़ी देर के लिए हिल डुल नहीं सकता था, तब जीव के पीछे मिस्टी माउंटेन का कमांड नाइन टेल फॉक्स लेती है और सबसे पहला काम वो डिमोनिक बुल को देती है। डिमोनिक बुल को नाइन टेल फॉक्स कमांड देती है कि वाइवन के क्रैक्ड एग को वो एंशिएंट एलिगेटर को दे दे। अगर सक्सेसफुली एंशिएंट एम्परर एलिगेटर वाइवन के एग के साथ फ्यूज हो पाए तो मिस्टी माउंटेन के लिए वो बहुत बड़ा फायदा होगा, जिससे बस एंशिएंट एम्परर एलिगेटर ही नहीं जीव भी बहुत खुश होगा। जब डिमोनिक बुल वाइवन का एग लेक के पास पहुंच के एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को बुलाता है, तब एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को देख के डिमोनिक बुल शॉक में पड़ जाता है। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर अब जायंटिक बन गया था, एक गॉडजिला की तरह लगने लगा था। अब जब वो वाइवन के एग को ऑब्जर्व करने वाला था तो पता नहीं इवोल्यूशन पाक की वो कैसे दिखने वाला था। जैसे ही एंशिएंट एम्परर एलिगेटर वाइवन के एग को ऑब्जर्व करता है, चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है और एंशिएंट एम्परर एलिगेटर थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव हो जाता है, कल्टीवेशन स्टेज में चला जाता है। क्योंकि मिस्टी माउंटेन की 2 पावरफुल बीस्ट कल्टीवेशन कर रहे थे तो मिस्टी माउंटेन की डिफेंस का जिम्मा नाइन टेल फॉक्स और डिमोनिक बुल ले लिए थे। पर जल्दी ही एंशिएंट एम्परर एलिगेटर इवॉल्व हो जाता है, वाइवन के एग में अपने आप को फ्यूज कर लेता है। अब एंशिएंट एम्परर एलिगेटर लेजेंडरी रॉक ड्रैगन बन गया था। वैसे साइज में तो वो इतना बड़ा नहीं बना था, पर स्ट्रेंथ में वो इतना पावरफुल बन गया था कि उसका एक ही फायरबॉल एक बड़े से लेक को सुखा दिया था, पथरीले जमीन को पिघला दिया था। अब बस जीव का ब्रेक थ्रू बाकी था और वो इतनी जल्दी नहीं होने वाला था। एंशिएंट एम्परर एलिगेटर
डिमोनिक बुल और नाइनटेल फॉक्स बातचीत कर ही रहे थे कि उनको एक ऑरा महसूस होता है, एक जानी पहचानी सी ऑरा, जिससे वो कई दिनों से नहीं मिले थे। इंस्पेक्शन करने के लिए जब डिमोनिक बुल और नाइनटेल फॉक्स वहां जाते हैं तो अल्टर के पास वो कई सारे इंसानों को पाते हैं। वो इंसान, वो सुपर ह्यूमंस वहां अपने आप को क्योर करने के लिए आए थे, हील करने के लिए आए थे। उन्हीं सुपर ह्यूमंस में डिमोनिक बुल और नाइनटेल फॉक्स को सावलिंग दिखती है और उसे देखते ही उनकी पुरानी यादें ताजा होने लगती है, भूली हुई बॉन्ड फिर से फ्रेश होने लगती है। इसलिए अल्टर से जैसे ही दूसरे सुपर ह्यूमंस जाते हैं, विंड वुल्फ और नाइनटेल फॉक्स सावलिंग के पास पहुंच जाते हैं, उससे मस्ती करने लगते हैं, अपना अपनापन दिखाने लगते हैं। क्यानकिन और कुछ नए बीस्ट सावलिंग को नहीं पहचानते थे, कम से कम वो उसकी इंसानी बॉडी को तो नहीं देखे थे। इसलिए पैंडा उन सबको सावलिंग से इंट्रोड्यूस कराता है, ये जियो की असली बेटी है बोल के सबको बताने लगता है। वहीं पे लैंगफैंग भी था, जो कि बहुत उखड़ा उखड़ा दिख रहा था। शायद वो अपने एक्चुअल फैमिली को, अपनी बहन को मिस कर रहा था। पर उसको खुश करने के लिए सावलिंग अपने साथ एक गिफ्ट लेके आई थी, उसकी बहन को मिस्टी माउंटेन में वो लेके आई थी। ऐसे गुने सुन के लैंगफैंग कैसे रुक सकता था, इसलिए बिना रुके वो तुरंत अपनी बहन के पास भागता है, मिस्टी माउंटेन की बाउंड्री के पास जाने लगता है। वहीं स्नोई लेपर्ड डिवाइन फ्लावर को एक सवाल पूछने लगता है, सवाल कि उन्होंने फेडरेशन के सुपर ह्यूमंस के कैप्टन को जोंग मैंग को हील क्यों किया है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया है। जिस पे डिवाइन फ्लावर स्नोई लेपर्ड को समझाने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोंग मैंग लालची नहीं था, ना ही कॉन्ट्रैक्ट को वो आगे से मांगा था। उसके जैसे इंसान दुनिया में बहुत कम मिलते हैं, जो कि अपने बारे में नहीं बल्कि अपनी खुददारी को सबसे आगे रखते हैं। वैसे उसको टीम करना तो बहुत मुश्किल होगा, पर अगर वो एक बार टीम हो गया तो मिस्टी माउंटेन को वो अपना फैमिली मानने लगेगा, अपना जी जान मिस्टी माउंटेन को वो प्रोटेक्ट करने में लगा देगा। वहीं पे सावलिंग जियो के पास पहुंच चुकी थी और वो वहां खाली हाथ नहीं आई थी, जियो के लिए एक तोहफा भी लेके आई थी। एसेंस ऑफ थंडरबोल्ट की एक आर्टिफैक्ट लेके आई थी। एसेंस ऑफ थंडर एक ऐसा स्पिरिचुअल स्टोन था जो कि कई सारे थंडर स्पिरिचुअल स्टोन्स के कॉम्बिनेशन से बना था, और जैसे ही वो जियो के अंदर समा जाता है, जियो के कल्टीवेशन को, जियो की स्पिरिचुअल पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। वैसे सावलिंग और भी कई सारे तोहफे लेके आई थी, अपने लेडी ड्रैकुला के साथ पिटारे भर भर के लाई थी। क्योंकि टाइम बहुत कम था और फेडरेशन की नजर उस पे गड़ा हुआ था, इसीलिए मिस्टी माउंटेन से वो जल्दी से जल्दी जाने लगती है। पर उसके जाने से पहले जियो उसे एक रिटर्न गिफ्ट देता है, एक प्रोटेक्शन का चार्म देता है। दूसरी तरफ हुआ किंगडम में हल्ला मचा हुआ था, जो जियो सोचा था वही हो रहा था। उनके सुपर ह्यूमन के कैप्टन को, बेंसन को, सब लोग शक की निगाहों से देख रहे थे। वो बार बार बता रहा था कि वो इंसानों को धोखा नहीं दिया है, पर उसकी बातों को कोई यकीन नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो मिस्टी माउंटेन से स्ट्रॉन्गर बन के आया था, इसलिए वो इंसानों का गुनहगार बन गया था। सीन स्टार्ट होता है हुआ किंगडम से, जहाँ पे झगड़ा चल रहा था, भरोसा टूट रहा था। हुआ किंगडम के ऑफिशियल्स बेंसन पे डाउट कर रहे थे, डाउट कि वो मिस्टी माउंटेन की साइड हो गया है और इंसानों को धोखा दे रहा है। इसीलिए फेडरेशन मिस्टी माउंटेन पे जाके भी स्ट्रॉन्गर नहीं बना है, बल्कि बेंसन स्ट्रॉन्गर जरूर बन गया है। झगड़े को रोकने के लिए, सब कुछ शांत करने के लिए बेंसन सबको क्लैरिफाई करता है। क्लैरिफिकेशन की वो स्ट्रॉन्गर इसलिए बना है क्योंकि वो जियो द डिमोनिक ट्री के साथ एक डील किया है, और उसके डील के बदले जियो द डिमोनिक ट्री ने उसको लाइफ ऑफ एसेंस की कुछ बूंदे दिया है, और उसी लाइफ ऑफ एसेंस को पी के वो स्ट्रॉन्गर बना है। प्रूफ के लिए बेंसन अपने जेब से लाइफ ऑफ एसेंस की 2 बोतल निकालता है। देखो, तुम्हें अगर स्ट्रॉन्गर बनना है तो ले लो इसे, बोल के बेंसन उन बोतलों को अपने ऑफिशियल्स की तरफ फेंक देता है। जो उसने सोचा था वही होता है। उसके ऑफिशियल्स लाइफ ऑफ एसेंस की कुछ बूंदों के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं और देखते ही देखते एक दूसरे को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन की बाउंड्री से होकर सावलिंग और उसकी काउंटेस जा रही थी। उसी टाइम पे काउंटेस सावलिंग को अपडेट करती है। अपडेट में काउंटेस बताती है कि बेंसन हुआ किंगडम के चंगुल से फ्री हो गया है, क्योंकि हुआ किंगडम के दूसरे सुपर ह्यूमन बेंसन को इरिटेट कर रहे थे, बेंसन की बातों पे विश्वास नहीं कर रहे थे, तो बेंसन उन सब से छुटकारा पा लिया है। ऐसे गुड न्यूज पाके सावलिंग खुश हो जाती है और काउंटेस को लाइफ ऑफ एसेंस की 5 बोतल दे देती है। काउंटेस का भी स्ट्रॉन्गर बनना बेहद जरूरी था, क्योंकि आगे का प्लान उनके स्ट्रेंथ पे ही डिपेंड करता था। किसी भी हाल में सावलिंग अपने मास्टर जियो के काम में आना चाहती थी, और अब तो वो अपनी टीम का एक नाम भी रख ली थी। वैसे डार्कनेस असेंबल नाम भी अच्छा खासा ही था, जो कि हीरोज को नहीं बल्कि विलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था, बीस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था।
उसी मिस्टी माउंटेन की ओर अब धीरे धीरे भीड़ आने लगी थी, क्योंकि लाइफ ऑफ एसेंस की बात अब चारों तरफ फैल चुकी थी। तो सिर्फ क्योर होने के लिए नहीं, बल्कि लाइफ ऑफ एसेंस पाने के लिए भी मिस्टी माउंटेन में धक्का मुक्की होने लगी थी। पर मिस्टी माउंटेन में आने वाले ज्यादातर सुपर ह्यूमंस तो धुंध के बीस्ट को देख के ही डर के मारे वहाँ से भाग रहे थे, और जो थोड़े बहुत वहाँ पे हिम्मत दिखा के रह रहे थे, उन लोगों को भी बिना कुछ ऑफर पाए मिस्टी माउंटेन उनको लाइफ ऑफ एसेंस नहीं देने वाले थे। हो रहे सारे इंसिडेंट को दूर से ही क्यानकिन और डिवाइन फ्लावर देख रहे थे, और उससे वो मजा भी ले रहे थे। तभी अचानक उन सबको कहीं पे समन किया जाता है, और उन सबको समन करने वाला और कोई नहीं बल्कि नाइनटेल फॉक्स होती है। नाइनटेल फॉक्स एक मीटिंग बिठा रही थी, और सबके वहाँ आते ही वो मीटिंग शुरू भी कर दी थी। मीटिंग में मेडुसा बताती है कि डेंजर लेवल बढ़ता जा रहा है, दुनिया में कई सारे बीस्ट के नेशन हैं, और ऑस्ट्रेलिया की बीस्ट इन सब का पक्का सबूत है। हमें यहाँ पे वेस्टर्न बेयरलैंड का बैरन टायरेंट, ग्रीन माउंट का ब्लैक एंड व्हाइट फॉक्स ड्यूओ, नॉर्दर्न स्काइज के ब्लैक क्रोस, सवाना के ब्लड वुल्व्स और नॉर्दर्न टेरिटरी के आर्टिक फोर किंग्स के बारे में पता चलता है, जो कि दुनिया के किसी न किसी कोने में रूल कर रहे थे, पर अब तक जियो की वजह से, जियो के दबदबे की वजह से दबके रह रहे थे। अब तक अपना सर नहीं उठाए थे, पर अब ऑस्ट्रेलिया के बीस्ट अपना सर उठा चुके हैं और मिस्टी माउंटेन में वॉर डिक्लेयर कर चुके हैं। मीटिंग में नाइनटेल फॉक्स और मेडुसा बताते हैं कि अब उनको भी डिफरेंट फैक्शंस को, डिफरेंट बीस्ट के नेशन को अपने साथ मर्ज करना होगा अब, और वो जियो की छाव के नीचे नहीं रह सकते, हमेशा जियो को ही प्रोटेक्शन के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आए हैं, उनको अब फैलना होगा और जितना हो सके उतना फोर्स मिस्टी माउंटेन में लेके आना होगा। वो तो पहले से ही देख चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बीस्ट बहुत पावरफुल हैं, तो उनसे लड़ने के लिए बस स्ट्रेंथ में ही नहीं, उनको क्वांटिटी में भी बढ़ना होगा। उसी वक्त पेरेग्रिन फॉल्कन ग्रीन माउंट के बारे में बताने लगता है। उसके मुताबिक ग्रीन माउंट के फॉक्सेस फिलहाल आपस में ही वार में हैं। आपस में ही लड़के वो पता नहीं क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यूं तो एक ट्राइब स्ट्रेंथ के लिए बैटल करता है या फिर ट्रेजर या रिसोर्स के लिए करता है, क्योंकि नाइनटेल फॉक्स किसी वक्त पे उसी ट्राइब का ही एक मेंबर थी, इसलिए वो खुद ग्रीन माउंट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर मिस्टी माउंटेन की बीस्ट तो एक फैमिली थी, और ग्रीन माउंट जैसे खतरनाक जगह पे वो नाइनटेल फॉक्स को अकेले जाने कैसे दे सकते थे। नाइनटेल फॉक्स को वहाँ जाने ना देख के अब उसकी जगह पे गोल्डन आंट जाने के लिए तैयार हो जाता है, और गोल्डन आंट के साथ उसकी गर्लफ्रेंड क्यानकिन भी ज्वाइन कर लेती है। उन दोनों के साथ अब ग्रीन मैंटिस भी ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि ग्रीन मैंटिस के हिसाब से गोल्डन आंट का पार्टनर वो खुद था, और अगर ये सब लड़ने के लिए जा रहे हैं तो टायरेनोसोरस रेक्स कैसे पीछे रह सकता था। वो तो खून खराबे का ही भूखा था, किसी न किसी के साथ लड़के वो खून पीना चाहता था, बैटल को एंजॉय करना चाहता था। ग्रीन माउंट में जाना खतरे से खाली नहीं था, पर फिर भी वो सारे बीस्ट ग्रीन माउंट में जा रही थी। उन सबको नाइनटेल फॉक्स जाने तो नहीं देना चाहता था, पर अब टाइम आ चुका था कि वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए, मिस्टी माउंटेन को स्ट्रॉन्गर बनाए। वैसे व्हाइट टाइगर भी ग्रीन माउंट में जाना चाहता था, पर उसकी अकल का क्या है, वो तो दुश्मन को भी दोस्त समझ के बातें करे और दोस्त को दुश्मन समझ के मार दी। इसीलिए फिलहाल के लिए व्हाइट टाइगर मिस्टी माउंटेन में ही रह जाता है और पीछे रह के उदास होकर रोने लगता है। जहाँ एक तरफ डिमोनिक बुल गोरिल्लास की आर्मी को जगाता है, उनके नेक्स्ट मूव को प्लान करने लगता है, वहीं सीन शिफ्ट होता है समंदर की गहराई में, जहाँ कई सारे सी बीस्ट गैदर होके रखे थे। उनके सेंटर में स्नेल्स, स्लग और सी अर्चिन्स जैसे बीस्ट थे, जो सबको अपना स्पीच सुना रहे थे। उनके स्पीच से हमें पता चलता है कि वो सारे बीस्ट को लैंड में अटैक करने का सुझाव दे रहे थे और खुद डीप स्लम्बर में जाने वाले थे। वो तो सारे सी बीस्ट को एक कमांड भी दिए थे, कमांड की उनके जगने से पहले पूरा का पूरा जमीन सी बीस्ट के अंडर होना चाहिए, पूरे धरती को सी बीस्ट रूल करना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है फेडरेशन के किसी गुमनाम जगह पे, एक ऐसी गुमनाम जगह जहां सावलिंग और उसके एसोसिएट्स ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ह्यूमंस के जेनेटिक्स को मॉडिफाई कर रहे थे, जियो के लाइफ ऑफ एसेंस से उनको मर्ज कर रहे थे। वैसे ये जगह इतना सीक्रेट था कि खुद फेडरेशन को भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और सावलिंग की काउंटेस और कैटवुमन पूरे जगह की देखरेख कर रहे थे। फिलहाल के एक्सपेरिमेंट से एक सुपर ह्यूमन निकल के आया था, जो कि इतना पावरफुल था कि लाइफ ऑफ एसेंस की कुछ बूंदे पाके ही अपने कैद को तोड़ के वहाँ से भाग गया था, क्योंकि उसे तब मॉडिफाई किया गया था जब वो ऑलरेडी सेकंड ट्रांसन ऑर्डर में था। इसीलिए उसकी इवॉल्व होते ही उसके सारे सेंसिटिविटी स्किल्स, एजिलिटी स्किल्स और यहाँ तक कि उसकी फाइटिंग स्किल्स भी नॉर्मल सुपर ह्यूमन से कई गुना पावरफुल थे, और उसको हैंडल करने के लिए खुद सावलिंग को उसके पास जाना पड़ा था। वैसे वो सावलिंग को एनिमी समझ के उसके अटैक को ही बस डॉज नहीं कर रहा था, वो तो सावलिंग को कड़ी टक्कर भी देने लगा था। उन दोनों के लड़ने से इतना एनर्जी निकल रहा था कि पूरा आसपास का एरिया तबाह होने लगा था। एक न्यू बॉर्न सुपर ह्यूमन के ऐसे स्किल को देख कैटवुमन और काउंटेस तो सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि वो कभी नहीं सोचे थे कि सावलिंग को भी कोई पीछे धकेल सकता है।
दूसरी तरफ सावलिंग बहुत खुश थी और न्यूबॉर्न सुपर ह्यूमन से वो बहुत इम्प्रेस भी हो गई थी। इसीलिए बैटल को रोक के वो न्यूबॉर्न सुपर ह्यूमन के पास जाती है। अपने आप को इंट्रोड्यूस करके वो उसको एक गिफ्ट भी देती है। ब्लड उल्फ स्वॉर्ड एक ऐसा स्वॉर्ड था जो एक सेकंड ट्रांसेंड बीस्ट के हड्डियों से बना था और उसे पाके न्यूबॉर्न सुपर ह्यूमन बहुत खुश हुआ था। सावलिंग के डार्क असेंबल ग्रुप में अब एक नया मेंबर ऐड हो गया था। सावलिंग बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रही थी जो वो फेडरेशन को बिल्कुल नहीं बता रही थी, इसीलिए अपने ग्रुप को वो फेडरेशन से दूर लेके जाना चाहने लगी थी। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन पे, जहां 1.5 महीने के कल्टीवेशन के बाद जीव जग चुका था। अभी तक वाइवन का एग हैच नहीं हुआ था और क्योंकि जीव जल्दी ही फोर्थ ट्रांसन ऑर्डर में पहुंचने वाला था, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए जीव थंडर स्पिरिचुअल ग्रास को 2 टुकड़े में बांट देता है। ये वही थंडर स्पिरिचुअल ग्रास था जो कि थंडर स्पिरिचुअल स्टोन्स में उगा था। एक टुकड़े को जीव खुद ऑब्जर्व कर लेता है और दूसरे को वो वाइवन के एग को दे देता है। जहाँ थंडर स्पिरिचुअल ग्रास के वजह से जीव का थंडर गैदरिंग स्किल डायरेक्ट लेवल 4 में पहुंच जाता है, वही थंडर एलिमेंट वाइवन के एग में एम्बेड होने लगता है, उसके बॉडी का एक हिस्सा बन जाता है। थंडर गैदरिंग स्किल की वजह से अब जीव आसमानी थंडर को मैनिपुलेट कर सकता था, उसकी एनर्जी को अपने में समा सकता था और ये टेक्निक उसके कल्टीवेशन में बहुत यूज आने वाला था। जीव फिर से कल्टीवेशन करने लगता है, पर कल्टीवेशन से पहले वो सारी बीस्ट को अपने से दूर कर देता है क्योंकि वो इस बार थंडर गैदरिंग स्किल यूज करने वाला था। क्योंकि बिजली कब गिरेगा, कहाँ पे गिरेगा, ये उसको भी नहीं पता था, तो सबका भलाई इसी में था कि वो सब उससे दूर रहें। जैसे ही जीव कल्टीवेशन शुरू कर देता है, आसमानी बिजली जोरदार तरीके से मिस्टी माउंटेन में गिरने लगती है। ये बिजली इतना पावरफुल था कि वो एक ही झटके में किसी फास्ट ट्रांसेंड बीस्ट का जान ले ली। यूं तो सब जीव से दूर जा चुके थे और दूर से ही जीव के कल्टीवेशन को देख रहे थे, पर वाइवन के एग को लाना व्हाइट टाइगर का जिम्मेदारी था और ये व्हाइट टाइगर तो भूल ही गया था। जैसे ही डेंजर को समझ की नाइनटेल फॉक्स वाइवन के एग को रेस्क्यू करने के लिए जीव के पास जाने की कोशिश करती है, वो कड़कड़ाती बिजलियों को देख बीच में ही रुक जाती है। नाइनटेल फॉक्स समझने लगी थी कि वाइवन का एग अब फ्राई हो जाएगा, लगातार बिजलियों का झटका खा के वो तबाह हो जाएगा, पर जीव उसको दिलासा देता है और बताता है कि वाइवन का एग सुरक्षित है। बिजलियों का झटका खा के वो अपनी बॉडी को प्यूरिफाई कर रहा है, शायद फ्यूचर में वो एक ट्रू ड्रैगन बनने वाला है। सीन शिफ्ट होता है ग्रीन माउंटेन एरिया पे, जहाँ टाइगर ट्राइब और फॉक्स ट्राइब के बीच वॉर हो रहा था। टाइगर ट्राइब को उनका फोर्थ किंग बावांग लीड कर रहा था, जो कि सेकंड ट्रांसन ऑर्डर में था और वो बड़ा होने के साथ साथ खूंखार भी था। वही फॉक्स ट्राइब को ब्लैक एंड व्हाइट डुओ लीड कर रहे थे, जो कि नाइनटेल फॉक्स के ही रिश्तेदार थे और खूंखार टाइगर्स के सामने वो कमजोर लग रहे थे। टाइगर ट्राइब फॉक्स ट्राइब से एक स्पिरिचुअल ग्रास मांग रहे थे, जिसे फॉक्स ट्राइब देना नहीं चाहते थे, और वो दे भी क्यों, स्पिरिचुअल ग्रास उनके एरिया में उगा था और वो कई सालों के बाद उगा था। अगर वो टाइगर ट्राइब को स्पिरिचुअल ग्रास दे दे तो वो पावरफुल बन के उनको ही खत्म कर देंगे। ऑप्शन कोई भी हो, तबाही उनके यहाँ ही होने वाला था। देखते ही देखते दोनों ट्राइब के बीच जंग छिड़ जाती है। फॉक्स ट्राइब लड़ने की पूरी कोशिश करता है, पर अपने आप को वो टाइगर ट्राइब से बचा नहीं पाता है। पिद्दियों, तुम लोगों ने हमारे साथ लड़के बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम लोगों को क्या लगता है तुम हमसे जीत पाओगे? तुम्हारे क्लॉस को देखो, तुम्हारे दांतों को देखो और हमें देखो, हमारा साइज ही विजेता घोषित कर रहा है, बोल के बावांग फॉक्सेस को कुचलने लगता है। उनको अपने जबड़ों में पकड़ के अपने क्लॉस से कुचल के उनको एक एक करके मारने लगता है। दूसरे टाइगर्स भी फॉक्सेस को इसी तरीके से मार रहे थे। टाइगर ट्राइब फॉक्सेस पे हावी होने लगे थे, क्योंकि ब्लैक फॉक्स बावांग से जोरदार मार खा रही थी, खून की उल्टियां करने लगी थी। तो अपनी बहन की ऐसी हालत देख व्हाइट फॉक्स भी मैदान में कूद जाती है। वैसे वो बावांग का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाती है, पर खुद बावांग के हाथों कुचले जरूर जाती है। जब लगने लगा था कि फॉक्स ट्राइब का खेल खत्म हो गया है, ग्रीन माउंट पे अब टाइगर ट्राइब का रूल होने वाला है, अभी ग्रीन माउंट में एक अनजान मेहमान एंट्री मारता है। क्या तुम्हें लगता है साइज ही सब कुछ है? अगर तुम्हारे ताकत पे तुम्हें इतना ही भरोसा है तो तुम मुझसे जीत के दिखाओ, बोल के अब गोल्डन आंट बावांग को चैलेंज करने लगता है। जहां बावांग को लग रहा था कि गोल्डन आंट एक पिद्दी सा क्रिएचर है जो उसके सामने टिकने नहीं वाला है, वहीं फॉक्स डुओ गोल्डन आंट को पहचान चुकी थी। वो जान चुके थे कि गोल्डन आंट मिस्टी माउंटेन की बीस्ट आर्मी का एक मेंबर है और उसके साथ दुश्मनी बिल्कुल नहीं करना है।
जैसे ही टाइगर ट्राइब्स के टाइगर गोल्डन आंट पे झपटते हैं, बहुत सारे वाइंड से वो पीछे धकेल दिए जाते हैं। गोल्डन आंट के रेस्क्यू में अब क्यानकिन आ चुकी थी और वही पेड़ों के वाइंड्स को मैनिपुलेट कर रही थी। जब टाइगर्स क्यानकिन पे हमला करने की कोशिश करते हैं, तब जायंट पैरों के नीचे वो कुचले जाते हैं। वो जायंट पैर और किसी का नहीं बल्कि टायरानोसोरस रेक्स का था, जो कि खून का प्यासा था और लड़ाई के लिए उतावला हो रहा था। वहाँ मौजूद फॉक्स डुओ अब कंफ्यूज होने लगे थे। वो सोचने लगे थे कि मिस्टी माउंटेन का आर्मी वहाँ क्यों आया है और उनकी हेल्प क्यों कर रहा है। तभी अचानक उनके बीच ग्रीन मैंटिस आ जाती है और अपने मंसूबों को, मिस्टी माउंटेन के मंसूबों को सबको एक्सप्लेन करने लगती है। मिस्टी माउंटेन अपनी आर्मी को एक्सपैंड कर रहा था और अगर हो सके तो ग्रीन माउंट के फॉक्सेस को मिस्टी माउंटेन अपनी आर्मी में शामिल करना चाहता था। वो तो टाइगर ट्राइब को भी अपनी आर्मी में मिलाना चाहते थे, बस उनकी सहमति का इंतजार कर रहे थे। पर टाइगर ट्राइब ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहा था। वो मिस्टी माउंटेन में मिलना बिल्कुल नहीं चाहता था। इसीलिए जब गोल्डन आंट हमारे साथ मिलो या यहीं मारे जाओ बोल के ऑप्शन देता है, तब बावांग तीसरा ऑप्शन को चूज करता है। तुम सब यहीं पे मारे जाओगे बोल के वो डिक्लेयर कर देता है और गोल्डन आंट पे झपटता है। जहाँ फॉक्सेस सोच रहे थे कि गोल्डन आंट मुसीबत में पड़ सकता है, तभी गोल्डन आंट अपना स्किल दिखाने लगता है। ट्रिपल स्ट्राइक्स का यूज करके वो बावांग को वहीं पे चीर फाड़ के रख देता है। हो रहे बैटल को छिपते छिपाते एक हाइना देख रहा था और वो तुरंत बा वांग के मरने की खबर दूसरे टाइगर किंग हु वांग को पहुंचा दिया था। हु वांग एक ब्लैक टाइगर था जो कि सेकंड ट्रांसेंड की पीक में होने के साथ साथ वो एक डार्क ऑरा भी रिलीज कर रहा था। हाइना से अपडेट पाके वो गुर्राने लगता है और जल्दी से जल्दी लाओ ऊ को समन करो बोल के वो हाइना को कमांड दे देता है। सीन शिफ्ट होता है ग्रीन माउंट के जंगलों में, जहाँ फॉक्सेस अपनी जीत का जश्न मना रहे थे, मिस्टी माउंटेन की बीस्ट का वेलकम कर रहे थे। ग्रीन माउंट के फॉक्सेस अपना घर पेड़ों में बनाए थे। वो इंसानों से तो नफरत करते थे, पर इंसानों से वो बहुत कुछ सीखे थे। फॉक्स डुओ तो मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट को खाने के लिए भी कुछ देते हैं। ग्रीन माउंट के फॉक्सेस ब्लड स्प्रिट फूड हार्वेस्ट करते थे और क्योंकि फ्लोरा और फ्योना से क्यानकिन बातचीत कर सकती थी, इसलिए ब्लड स्पिरिट फ्रूट को वो खाना नहीं चाहती थी। वो तो ब्लड स्पिरिट फ्रूट से डांट भी खा रही थी। उस फ्रूट से छुटकारा पाने के लिए क्यानकिन उस फ्रूट को गोल्डन आंट को दे देती है और ये एक्शन ग्रीन मेंटिस भी कर रही होती है। शायद गोल्डन आंट को वो पटाने की कोशिश कर रही होती है। तभी फॉक्स डुओ और मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट के बीच कॉन्वर्सेशन होने लगती है, जहाँ पे फॉक्स डुओ टाइगर ट्राइब्स के बारे में बताने लगती हैं। टाइगर ट्राइब पॉपुलेशन के हिसाब से फॉक्स ट्राइब से बहुत बड़ी थी और अगर फुल फ्रंटल वॉर हुआ तब फॉक्स ट्राइब बिल्कुल नहीं जीत सकती थी। टाइगर ट्राइब की 5 जनरल्स थे और बावांग उन्हीं में से एक था। बावांग तो अभी मर चुका है, पर दूसरे जनरल्स अभी तक जिंदा हैं और वो बावांग का बदला जरूर लेने वाले हैं। फॉक्स ट्राइब मिस्टी माउंटेन के सारे बीस्ट को लाओ ऊ के बारे में बताने लगता है। लाओ ऊ एक ऐसा जनरल है जो कि ह्यूमनॉइड रूप पा चुका है। शायद वो बुल डीमन जैसा ही है और वही सबसे ज्यादा पावरफुल है। फॉक्स ट्राइब को जितना हो सके उतना हेल्प की जरूरत थी, इसलिए क्यानकिन हेल्प बुलाती है और वो हेल्प में व्हाइट टाइगर को बुलाती है। शायद टाइगर वर्सेस टाइगर का फाइट होने वाला था, पर क्या बेवकूफ व्हाइट टाइगर किसी भी काम में आने वाला था? ये तो वक्त ही बताने वाला था। सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन से, जहां व्हाइट टाइगर क्यानकिन की इनविटेशन पा चुका था। वो ग्रीन माउंट की ओर ही निकलना चाहता था, पर था तो वो बुद्धू ही। वो तो ग्रीन माउंट का रास्ता ही भूल गया था। नॉर्थ बोले तो साउथ की ओर निकलने लगता था। व्हाइट टाइगर की ऐसी हालत देख, उसकी नादानियों को देख, पेरिग्रिन फाल्कन उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। उसके लिए एक नेविगेटर का काम करने लगता है। व्हाइट टाइगर की नादानियों से हर कोई वाकिफ थे और क्योंकि वो ग्रीन माउंट जा रहा है, ग्रीन माउंट के फॉक्सेस को हेल्प करने के लिए जा रहा है, तो स्पाइडर स्पॉन और पोर्कुपाइन व्हाइट टाइगर को छोड़ के बेचारे फॉक्सेस के बारे में चिंता करने लगे थे। सीन शिफ्ट होता है ग्रीन माउंट वैली पे, जहां रात के अंधेरे में छिपते छिपाते टाइगर ट्राइब फॉक्सेस के पास आ चुके थे और वो लोग पूरी तैयारी के साथ वहां आए थे। ग्रीन माउंट में टाइगर ट्राइब का स्वागत मिस्टी माउंटेन की बीस्ट करते हैं। टाइगर ट्राइब तो पहले से ही जानते थे कि ग्रीन माउंट में कोई घुसपैठिया आ गया है, फॉक्सेस को हेल्प करने के लिए बाहर से हेल्प आ गया है। इसलिए मिस्टी माउंटेन की बीस्ट्स को देख के वो चौंके नहीं थे और खुल्लम खुल्ला अपना इंट्रोडक्शन करा रहे थे। हमें यहाँ पे पता चलता है कि ग्रीन माउंट में फॉक्स ट्राइब से लड़ने के लिए
टाइगर ट्राइब के 4 किंग आए थे। पहला ब्लैक टाइगर था जो कि डेंजरस ऑरा रिलीज कर रहा था। दूसरा ब्लड टाइगर था जो कि पहले की तरह खूंखार ही लग रहा था। तीसरा माओ वांग था जो कि टाइगर से ज्यादा एक लिंक्स जैसा लग रहा था। और पांचवा सबसे आखिरी वाला लाव ऊ था जो कि इंसान का रूप भी ले सकता था, एक वेट टाइगर जैसा लग रहा था। उनका एक चौथा किंग भी था जो गोल्डन आंट के हाथों मारा गया था। चाहे तुम जिसे भी बुला लो, तुम हमसे जीत नहीं सकते, आज तुम सब यहीं पे मारे जाओगे, बोल के ब्लैक टाइगर गुस्से से दहाड़ने लगता है और अपना स्किल टाइगर रोर एक्टिवेट कर लेता है। टाइगर रोर एक ऐसा स्किल था जो कि साउंड वेव रिलीज करता था और उस साउंड वेव को जो भी सुनता था वो दंग रह जाता था। थोड़ी देर के लिए उसका बॉडी सुन्न हो जाता था, पर उसके टाइगर रोर को टायरानोसोरस रेक्स एनकाउंटर करता है। साउंड वेव को साउंड वेव से भी जवाब देने लगता है। इतनी जोर से दहाड़ता है कि टाइगर रोर उसके दहाड़ के अंदर ही छिप जाता है। इतने में ही बैटल शुरू हो चुका था। फॉक्सेस और टाइगर्स भिड़ने लगी थी, एक दूसरे की खून की प्यासे होने लगी थी। वहीं पे ग्रीन मैंटिस एक एक करके टाइगर को मारी जा रही थी और उसकी ऐसी पावर को देख माओ वांग ग्रीन मैंटिस पे सरप्राइज अटैक कर देता है, पर ग्रीन मैंटिस का वो कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ग्रीन मैंटिस को डिफेंड क्यानकिन कर रही थी और अपनी वाइल्स को यूज करके वो एम वक्त पे ग्रीन मैंटिस को माओ वांग से बचा ली थी। वहीं पे गोल्डन आंट लाओ ऊ से लड़ रहा था और वो उसे कड़ी टक्कर भी दे रहा था। ब्लड टाइगर से फॉक्स डुओ लड़ रहे थे और उसे वो घेरने की कोशिश कर रहे थे। टायरानोसोरस रेक्स तो खून का प्यासा हो चुका था और टाइगर्स की आबादी को वो कुचलते जा रहा था, चबाते जा रहा था, उनके खून का दावा उड़ाने लगा था। तभी वहाँ पे ब्लैक टाइगर आ जाता है। तुम मेरे रोड से तो बच गए, पर क्या मेरे फिजिकल अटैक से भी बच पाओगे, बोल के ब्लैक टाइगर फिर से दहाड़ने लगता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने लगता है। देखते ही देखते ब्लैक टाइगर का स्पिरिचुअल पावर 10,000, 30,000 और यहाँ तक कि 50,000 तक भी पहुंच जाता है। ब्लैक टाइगर की बढ़ती स्पिरिचुअल पावर को टायरानोसोरस रेक्स भी भांप चुका था और इसलिए उसको रोकने के लिए वो ड्रैगन की तरह आग उगलने लगा था, ब्लैक टाइगर को जलाने की कोशिश करने लगा था। पर बहुत देर हो चुकी थी। ब्लैक टाइगर तो एडवांस स्टेज में पहुंच ही चुका था। टायरानोसोरस रेक्स के बर्निंग फ्लेम से बचने के लिए वो ऊंची छलांग लगाने लगता है और उसके बर्निंग फ्लेम का जवाब वो रोरिंग वेव से देने लगता है। तुम मुझे कमजोर ना समझो छिपकली, मैं मेन लेन के बीच जितना ही पावरफुल हूँ, बोल के ब्लैक टाइगर टायरानोसोरस रेक्स के पास पहुंच जाता है और उसे गर्दन से पकड़ने की कोशिश करने लगता है और पल्ला उल्टा हो जाता है। टायरानोसोरस रेक्स ही ब्लैक टाइगर को गर्दन से दबोच लेता है और उसे कुचल के मारने की कोशिश करने लगता है। यूं तो टायरानोसोरस रेक्स और ब्लैक टाइगर दोनों सेकंड ट्रांसन ऑर्डर में थे, पर जहां टायरानोसोरस रेक्स सेकंड ट्रांसन ऑर्डर के बिगिनिंग में था, वहीं ब्लैक टाइगर सेकंड ट्रांसन ऑर्डर के एंड में था और थोड़ा सा लेवल गैप ही काफी था पूरे बैटल को बदलने के लिए। ब्लैक टाइगर का स्किन एसिडिक था और उसी एसिडिक स्किन की वजह से टायरानोसोरस रेक्स का मुंह इरोड होने लगा था, पिघलने लगा था। उसी मौके का फायदा उठा के ब्लैक टाइगर टायरानोसोरस रेक्स के गर्दन को ही दबोच लेता है और उसे उठा उठा के पटकने लगता है। सिचुएशन की गंभीरता को सब समझ चुके थे। टायरानोसोरस रेक्स हेल्पलेस होने लगा था और उसे बचाने के लिए ब्लैक टाइगर के सामने ग्रीन मैंटिस आ चुका था। पर क्या इससे ब्लैक टाइगर रुकने वाला था? बिल्कुल नहीं। ब्लैक टाइगर ग्रीन मैंटिस और टायरानोसोरस रेक्स को एक साथ जलाने के लिए कोरोसिव फ्लेम्स उगलने लगता है। जहां ब्लैक टाइगर को लगने लगा था कि ग्रीन मैंटिस और टायरानोसोरस रेक्स जल के राख हो चुके हैं, कोरोसिव फ्लेम से जल चुके हैं, वहीं आग बुझते ही उसके सामने कुछ अलग ही नजारा दिखता है। एक टाइगर कोरोसिव फ्लेम्स और उन बीस्ट के बीच आ गया था, कोरोसिव फ्लेम से उनको बचा लिया था। वो टाइगर उनमें से सबसे अलग था। वो व्हाइट कलर का था, पावरफुल ऑरा इमिट कर रहा था और उसके पंख थे, मतलब वो उड़ भी सकता था। देखने से तो लग रहा था कि वो टायरानोसोरस रेक्स से ज्यादा पावरफुल है, पर वो उल्टी सीधी बातें कर रहा था। ये मरेगा, वो मरेगा बोल के पता नहीं क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा था। बिना टाइम वेस्ट के व्हाइट टाइगर ब्लैक टाइगर पे झपटता है, उसे गाय भैंस की तरह लड़ने लगता है, कभी उसे सर से तो कभी पंजों से मारने लगता है। वो तो अपने पंखों से भी ब्लैक टाइगर को घायल करने लगता है और दूर फेंक के उसे खून की उल्टी करवाने लगता है। ब्लैक टाइगर व्हाइट टाइगर के मूव्स को समझ नहीं पा रहा था और बिना समझे उसके मूव्स को वो काउंटर भी नहीं कर सकता था। दिखते ही दिखते पल भर में व्हाइट टाइगर गायब हो जाता है। जब डार्क टाइगर व्हाइट टाइगर को ढूंढने में लग जाता है, वहीं व्हाइट टाइगर आसमान में उड़ते हुए डार्क टाइगर पे बिजली के झटके गिराने लगता है। वो बिजली के झटके इतने पावरफुल थे कि जमीन ही जल चुका था, पर डार्क टाइगर अभी तक मरा नहीं था। वो शैडो में अपने आप को छिपा लिया था और मौका पाते ही शैडो से निकल के व्हाइट टाइगर पे झपटने लगा था। वो तो अपना शैडो क्लोन भी बना दिया था, मतलब दो डार्क टाइगर अब एक व्हाइट टाइगर से लड़ रहे थे। पर क्या वो व्हाइट टाइगर को डरा रहे थे, उसको कॉर्नर करने लगे थे? ये तो हमें वक्त ही बताएगा। दूसरी ओर गोल्डन आंट और लाओ ऊ लड़ते जा रहे थे। देखने से तो लग रहा था कि गोल्डन आंट ही लाओ ऊ पे हावी हो रहा है। डुअल मूव्स
ट्रिपल मूव्स यूज करके वो लाओ ऊ को छल्ली कर रहा है। इतना घायल होके भी लाओ ऊ का अकड़ नहीं गया था। कीड़े, मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। अभी के लिए तुम जरूर जीत रहे हो, पर आगे तुम मेरे हाथों से ही मारे जाओगे, बोल के लाओ ऊ गोल्डन हांट को डराने की कोशिश कर रहा था। पर गोल्डन हांट उसकी बातें ना सुन के अपनी तलवार जैसे हाथों से लाओ ऊ को धीरे धीरे तड़पाने लगा था। सीन स्टार्ट होता है ग्रीन माउंट वैली से, जहाँ पे वॉर चल रहा था। फॉक्सेस और टाइगर ट्राइब के बीच मिस्टी माउंटेन आ घुसा था और वो फॉक्सेस को हेल्प करते हुए टाइगर ट्राइब पे भारी भी पड़ने लगा था। अब एक एक करके टाइगर ट्राइब की किंग हारने लगी थी। ब्लड टाइगर को फॉक्स डुओ हरा चुके थे। माओ वांग को तो क्यांकिन बांध के रख दी थी। लाओ ऊ को गोल्डन आंट हरा चुका था और वो उसे बुरी तरीके से हराया था। बस अब फर्स्ट किंग ब्लैक टाइगर बाकी था, जो अपने शैडो क्लोन्स यूज करके अब भी व्हाइट टाइगर के साथ लड़े जा रहा था। दोनों को दोनों ब्लैक टाइगर अब डबल रोरिंग स्पीयर यूज करते हैं और व्हाइट टाइगर की ओर डार्कनेस से भरी हुई एक स्पीयर लॉन्च कर देते हैं। ब्लैक टाइगर सोच रखा था कि इससे व्हाइट टाइगर खत्म हो जाएगा और अगर खत्म नहीं भी हुआ तो बुरी तरीके से वुंडेड हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। अटैक का फुल फ्रंटल इम्पैक्ट पाके भी व्हाइट टाइगर का बस बाल ही खराब होता है और ये देख के ब्लैक टाइगर घबराने लगता है। पता नहीं ये व्हाइट टाइगर किस चीज का बना था, टस से मस नहीं हो रहा था। तब ब्लैक टाइगर को व्हाइट टाइगर की बात याद आने लगती है, जो वो हमेशा बड़बड़ा रहा होता है, कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे, सब मरेंगे, बोल के व्हाइट टाइगर जो बड़बड़ा रहा था वो ये अपने बारे में नहीं बता रहा था, वो तो टाइगर ट्राइब के बारे में बता रहा था। ब्लैक टाइगर सोचने लगता है कि व्हाइट टाइगर बहुत पावरफुल होने के साथ साथ एक समझदार टाइगर भी है, जो लड़ाई से पहले ही टाइगर ट्राइब की स्ट्रेंथ को नाप लिया होता है और ऐसा इंटेलिजेंट टाइगर लाखों में एक होता है। बोलने को तो ब्लैक टाइगर अब फुल कंफ्यूज हो चुका था। वो हमारे बेवकूफ व्हाइट टाइगर को समझदार इंटेलिजेंट समझने लगा था। पता नहीं जब ब्लैक टाइगर को पता चलेगा कि व्हाइट टाइगर को बस 2-3 ही लफ्ज आते हैं और सब मरेंगे, सब मरेंगे, उन्हीं में से एक है, तो उसका क्या होगा। व्हाइट टाइगर ब्लैक टाइगर को मारने ही वाला होता है कि उसे कोई बीच में रोक लेता है और व्हाइट टाइगर को रोकने वाले और कोई नहीं बल्कि टाइगर ट्राइब के दूसरे किंग्स होते हैं। दूसरे सारे किंग्स मिस्टी माउंटेन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो ब्लैक टाइगर को छोड़ दे, उनको रहम की भीख दे दे। बदले में वो मिस्टी माउंटेन को ज्वाइन करने के लिए भी तैयार हैं। वैसे सब कुछ ठीक ही चल रहा था। मिस्टी माउंटेन को फॉक्स ट्राइब का सपोर्ट ही नहीं बल्कि टाइगर ट्राइब का भी सपोर्ट मिलने वाला था, पर इसमें भी एक कंडीशन था, क्योंकि ब्लैक टाइगर अभी तक हार नहीं माना था। ब्लैक टाइगर और मिस्टी माउंटेन एक समझौता करते हैं, समझौता जिसमें ब्लैक टाइगर व्हाइट टाइगर के साथ फिर से 1 महीने के बाद लड़ेगा और अगर उस वक्त भी ब्लैक टाइगर हार गया तब वो अपनी मर्जी से मिस्टी माउंटेन के अंडर सरेंडर कर देगा और अगर किस्मत से ब्लैक टाइगर जीत गया तो मिस्टी माउंटेन टाइगर ट्राइब को अकेला छोड़ देगा। सीन शिफ्ट होता है 2 दिन के बाद, जब व्हाइट टाइगर खुशी खुशी मिस्टी माउंटेन लौट चुका था और वो अपने साथ टाइगर्स की एक फौज लेके आया था। वो तो जियो के लिए भी एक गिफ्ट लेके आया था, स्पिरिचुअल ग्रास जो लेके आया था। वहीं जियो अब भी कल्टीवेशन में बिजी था, स्पिरिचुअल स्टोन्स को अब्सॉर्ब किए जा रहा था। सीन शिफ्ट होता है मैजिक सिटी पे। मैजिक सिटी फेडरेशन का एक इम्पोर्टेंट सिटी था, क्योंकि वो समुद्र के किनारे ही था, तो अपने एग्रीकल्चर से और अपने एडवांस टेक्नोलॉजी से वो फेडरेशन को बहुत सपोर्ट करता था। मैजिक सिटी में हर दिन की तरह हर कोई अपने अपने काम में बिजी थे। वहीं समंदर के किनारे लिन एक सुपर ह्यूमन अपने टीचर के साथ कार से कहीं पे जा रही थी। तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है। समंदर के अंदर से उसे एक आहट आने लगती है और इन सब चीजों को इंस्पेक्ट करने के लिए टेलीपोर्ट होके लिन समंदर के ऊपर चली जाती है और समंदर के ऊपर लेविटेट होते होते वो हर चीज को इंस्पेक्ट करने लगती है। तभी अचानक उसका दिल रुक ही जाता है, क्योंकि कहीं से उसके सामने जजेंटिक सी बीस्ट आ जाते हैं। लिन के सामने ही वो विराटकाय बीस्ट अपना सिंग मैजिक सिटी की ओर लॉन्च कर देता है और देखते ही देखते एक एक करके सारे बीस्ट मैजिक सिटी की ओर इन्वेड करने लगते हैं, मैजिक सिटी पे अपना हमला कर देते हैं। डर के सहम के लिन तुरंत अपने टीचर के पास कार में पहुंच जाती है और अपने टीचर को
जल्दी से जल्दी शहर से निकलने को बोलने लगती है। लिन समझ चुकी थी कि शहर पे एक लार्ज स्केल इन्वेजन होने वाला है और अगर वो टाइम पे शहर से ना निकले तो मैजिक सिटी ही उनका कब्र होने वाला है। जैसा लिन सोची थी वैसा ही होता है। मैजिक सिटी पे अलर्ट जारी हो जाता है, रेड अलर्ट, सबको इवैक्यूएट करने का अलर्ट। स्पिरिचुअल पावर मॉनिटरिंग ब्यूरो सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि सब लोग समंदर से दूर रहें और अगर हो सके तो शहर छोड़ के बाहर चले जाएं, क्योंकि सी बीस्ट अब शहर पे हमला कर चुकी थी। सीन शिफ्ट होता है स्पिरिचुअल पावर मॉनिटरिंग ब्यूरो पे, जहां हंगामा हो रहा था। जो डाटा उनको मिल रहा था उस डाटा पे उनको यकीन नहीं हो रहा था। डाटा के हिसाब से सिर्फ मैजिक सिटी ही नहीं, 7 नेशन अलायंस, लुओ किंगडम और कई सारे दूसरे कोस्टल सिटीज पे सी बीस्ट अपना इन्वेजन शुरू कर दिए थी। दूसरी तरफ नॉर्दर्न रीजन में भी ओरका किंग जाओ को यही डाटा दे रहा था। ओरका के हिसाब से समुद्र के अंदर समुद्र के किंग्स अब एक्टिव हो चुके थे और वही लोग इन्वेजन को लीड कर रहे थे। वैसे तो ओरका को भी आर्मी में शामिल होने के लिए, इन्वेजन में शामिल होने के लिए समन किया गया था, पर वो तो जियो का वफादार था, इसीलिए तो सबसे पहले अपडेट देने के लिए वो वहाँ चला आया था। किंग जाओ ओरका के बारे में चिंता करने लगता है क्योंकि वो वार में जाने वाला था, इंसानों से टकराने वाला था। पर ओरका किंग जाओ को दिलासा देता है कि वो इतनी जल्दी मरने नहीं वाला है। अरे अभी तक उसकी शादी कहाँ हुई है। सीन शिफ्ट होता है ऑस्ट्रेलिया में। हर कोस्टल सिटीज की तरह सी बीस्ट वहाँ भी अपना इन्वेजन शुरू कर दिए थे, पर वहाँ उनको रोकने के लिए, उनसे टक्कर लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया की बीस्ट सी बीस्ट के सामने आ गए थे। यहाँ हमें सी बीस्ट के 3 मोनार्क्स के बारे में पता चलता है जो कि ऑस्ट्रेलिया में इन्वेजन को लीड कर रहे थे। सबसे पहला था 7 सीज का किंग फ्लोट ड्रैगन किंग, जो कि थर्ड ट्रांसन ऑर्डर की पीक में था। उसके आजू बाजू में वर्मिलियन मोनार्क और अजूरा सी सरपेंट थे। वैसे ये दोनों तो फ्लोट ड्रैगन के सबऑर्डिनेट्स थे, पर पावर लेवल में ये दोनों उससे कम नहीं थे। ये दोनों भी थर्ड ट्रांसन ऑर्डर के थे और ऑस्ट्रेलिया में अपना इन्वेजन शुरू करने वाले थे। क्या ऑस्ट्रेलिया के बीस्ट उनको टक्कर दे सकते थे? ये तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा। मुझे तो पहले से ही पता था कि समंदर के अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है, पर ये नहीं सोचा था कि तुम लोग यहाँ हमला कर दोगे। जहाँ से आए थे वहीं लौट जाओ या फिर सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ, बोल के कैंगरू बीस्ट सारे के सारे सी बीस्ट को डराने लगता है। पर उसके सामने तो फ्लोट ड्रैगन किंग था, वो ऐसे पिद्दियों से कहाँ डरने वाला था। सरेंडर कर दो, ऑस्ट्रेलिया को हमें सौंप दो, बोल के फ्लोट ड्रैगन दहाड़ने लगता है और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में अपना इन्वेजन वो शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट होता है एक अनजान से लैब में, जहां साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, म्यूटेंट सेल्स पे अपना थ्योरी लिख रहे थे। वहीं पे एक सीनियर साइंटिस्ट था जो कि कई सालों से वो एक बीस्ट पे काम कर रहा था। एक नॉर्मल बीस्ट नहीं बल्कि एक म्यूटेंट बीस्ट। वैसे तो दिखने में वो गॉडजिला की तरह लग रहा था और गॉडजिला की तरह वो एक म्यूटेंट बीस्ट भी था। वहाँ पे एल्डर साइंटिस्ट गॉडजिला से मदद मांग रहा होता है। साइंटिस्ट के हिसाब से वो गॉडजिला ही अब इंसानों का आखिरी उम्मीद है जो कि इतने सारे सी बीस्ट से टकरा सकता है और इसीलिए ही उसे बनाया गया है। यहाँ हमें पता चलता है कि गॉडजिला के बोन्स मेटल फाइबर्स से बने थे और उसके सेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल से बनी थी, इसलिए वो इजीली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता था और इन्हीं स्किल्स को यूज करके वो शायद सी बीस्ट को हरा सकता था। तभी सबको चौंकाते हुए गॉडजिला बोलने लगता है। गॉडजिला साइंटिस्ट को बताता है कि वो अकेला इतने सारे सी बीस्ट से टकरा के जीत नहीं सकता है क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल पावर को वहाँ से भी महसूस कर पा रहा है। सॉरी गाइस, मैं तो नोवेल लिखने में बिजी हूँ। मेरे नोवेल को आप लोग चेक भी कर सकते हो, लिंक मेरे चैनल में दिया गया है। मेरा नोवेल एक ऐसे आदमी के बारे में है जो मर के एक अलग ही दुनिया में रीइंकार्नेट होता है और रीइंकार्नेट एक डंजन मास्टर के रूप में होता है। क्योंकि प्रीवियस लाइफ में वो एक गेम डेवलपर था, इसीलिए नया दुनिया में उसके पास एक स्किल होता है, एक चीट स्किल, जिससे वो गेम के पावरफुल कैरेक्टर्स को नए दुनिया में समन कर सकता है और इसी स्किल्स के साथ वो नए दुनिया को पलट के रखने वाला है। और हाँ मेरे प्यारे व्यूअर्स, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम में भी सपोर्ट करो, उसका लिंक भी मेरे चैनल के पेज में दिया गया है।